जीटी लॉग के इस पॉडकास्ट एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का एपिसोड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को एड्रेस करता है। आज हम लोग एक बिल्डिंग मटेरियल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ना केवल इंडिया में मिलता है और उसको हम बनाते हैं, बल्कि पूरे विश्व में उसकी रिक्वायरमेंट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, हम लोग सीमेंट की बात कर रहे हैं। सीमेंट एक ऐसा बिल्डिंग मटेरियल है जो कि पूरे विश्व में लगभग 8% से ज़्यादा जो कार्बन उत्सर्जन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आज हमारे साथ में इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए वी हैव वेरी इमिनेंट गेस्ट डॉक्टर देवज्योति बासु रॉय। विद योर परमिशन सर, विल कॉल यू देबो। बुलाइए। देबो, यस। Maybe I think I'll invite you to introduce yourself first and foremost. I'll also mention कि हम लोग इस जो पॉडकास्ट है उसका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल इनफॉर्मल की तरह रखेंगे। We'll try to have certain maybe perspectives, जैसे हम लोग शायद इनोवेशन इन लो कार्बन सीमेंट की बात करेंगे, फिर हम लोग हो सकता है कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस की बात करें, या हम लोग एडॉप्शंस की बात करेंगे, कितना मार्केट एडॉप्शंस किस हिसाब से और किस तरीके से वो बढ़ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ टॉपिक्स पे बातचीत करेंगे। विल ट्राई टू हैव एज मच एज पॉसिबल योर एक्सपीरियंस एंड योर शेयरिंग ऑफ नॉलेज विद अस। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Thank you, Anurag. Thank you, Green Tree team, for inviting me over to this wonderful discussion. मैं कहना चाहूँगा कि मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो भूविज्ञान में है, मतलब जिसको हम कहते हैं जियोलॉजी। हाँ, जियोलॉजी। तो लोगों को जब हम बताते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम लोग जियोलॉजिस्ट हैं या भूवैज्ञानिक हैं, तो सीधा हम लोगों को तेल और गैस और नहीं तो जुरासिक पार्क जिन लोगों ने देख रखा है तो वो डायनासोर्स के साथ कंपेयर करते हैं। लेकिन हालांकि हम लोग काफ़ी और चीज़ें भी करते हैं। तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे अर्थ को ही बेसिकली समझना पड़ता है। एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं कहूँगा, जिसमें इसको साइंस कहा जाता है, जियोलॉजी कहा जाता है, लेकिन ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट आप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री को कहा जाता है कि कोई भी अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं या हाइपोथेसिस कर रहे हैं, या ग्रेविटी हो गया, तो जितनी बार आप गेंद ऊपर उछालें तो वो नीचे गिरेगा, एंड दैट इज ग्रेविटी। सो रेपिटेशन पे उसकी साइंस बनी है। लेकिन जियोलॉजी में एक ऐसी मजेदार साइंस है कि आप कोई भी एक चीज दोबारा सेम तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इससे एक सुराख में लूंगा या एक क्लू लूंगा जिस चीज को आप लोगों के सामने आज शायद वो उभर के आए, कि देयर इज नॉट वन सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम दैट वी फेस। एंड देयरफॉर अगर हम मटेरियल्स की दुनिया में जाएं या रिसोर्सेज की दुनिया में जाएं या बिल्डिंग मटेरियल्स की दुनिया में जाएं, तो हमें हर एक चीज़ की इंडिविजुअल केस टू केस बेसिस पे हम लोग को सुझाव सीखना चाहिए। आपने मेरे बारे में पूछा था, बट मुझे ये बोलना थोड़ा ज़रूरी लगा, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ वाई आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ जियोलॉजी, एंड आई थिंक माई लर्निंग हैज़ बीन यूनिक। तो ये लर्निंग मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। तो स्कूल में जब मैं बड़ा हो रहा था, आई थिंक मेरे घर वाले बहुत चाहते थे इंजीनियर, डॉक्टर और ये सारी चीज़ें, बट मुझे अच्छे से पता था मुझे क्या नहीं बनना है। तो लोग कहते हैं कि सबको पता होता है क्या बनना है, बट मुझे अच्छे से पता था मुझे क्या नहीं बनना है। तो इंजीनियरिंग और डॉक्टरी तो मैंने बहुत पहले छोड़ दी थी। सो इट्स सो हैपेंड दैट द सब्जेक्ट चोज मी, एंड आई विल से कि फ्रॉम द डे आई टुक अप दिस सब्जेक्ट इन माई अंडर ग्रेजुएशन, देन आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड आई वॉज वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट इनफ टू बी गेटिंग अ फैकल्टी। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मैंने अपनी पढ़ाई करी है। तो उसमें जो जियोलॉजी जिन प्रोफेसर्स ने सिखाई है, आई थिंक उनको क्रेडिट जाता है कि मुझ जैसे इंसान को उन्होंने जियोलॉजी समझा पाए। और मैं भी जियोलॉजी को एकदम जैसे मछली पानी को पकड़ता है, मैंने आई फील आई बिकम अ पर्सन हु कैन टॉक एंड एक्सप्लेन जियोलॉजी सो वेल। तो मेरा बैकग्राउंड जियोलॉजी का है, एंड इट इज़ ऑल अबाउट रॉ मटेरियल्स, रिसोर्सेज। हंसराज कॉलेज से मैंने बीएससी करा है, एंड एमएससी और पीएचडी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ही अलग से एक डिपार्टमेंट है जियोलॉजी में, वहाँ पे किया है। तो फिर वहाँ से मैं पिछले 6 साल से एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ युक्त हूँ जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स, जो कि एक बहुत ही यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कहा जाता है कि 40 साल पहले या 45 साल पहले आज के दिन पे
ऐसा सोचा गया था कि जब सस्टेनेबिलिटी वर्ड को कॉइन भी नहीं किया गया था, या सस्टेनेबिलिटी या क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग और ये सब टॉपिक्स हमारे डिस्कशन में भी नहीं थी, तब हमारे चेयरमैन डॉक्टर अशोक खोसला सर, हु इज़ अ लिविंग लेजेंड, इनफैक्ट उन्होंने यूएन की भी बहुत सारी संस्थाएं फाउंड की हैं. He had started this organization, so I'm very proud that now I'm representative of that organization and I'm working in various different programs. वेरी नाइस. तो मैं कुछ मतलब स्पेसिफिक जैसे मैं स्टैट्स शेयर करता हूँ. फॉर एग्जांपल वो सीमेंट से रिलेटेड हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं टोटल टनेज ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग 4.1 बिलियन टन्स जो हैं वो वर्ल्ड लेवल पे या पूरे विश्व में उतना उत्पाद होता है. उसके कंपैरिजन में अगर मैं इंडिया स्पेसिफिक बात करूं तो शायद 350 मिलियन टन्स का उत्पादन होता है. अगर पर कैपिटा कंजप्शन की बात करें तो मे बी एट द ग्लोबल लेवल लगभग 500 से 550 केजी पर कैपिटा का कंजप्शन है. इंडिया में 200 से 250 पर कैपिटा कंजप्शन है. नाउ दैट इज वेयर पीपल हु वर्क इन द सांख्यिकी और स्टैटिस्टिक, उनको लगता है कि इंडिया में पोटेंशियल ऑफ मे बी सीमेंट कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, विच इज़ ऑल्सो इक्वलेंट, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो डेवलपमेंट साइकिल है, जो उसकी ग्रोथ है, CAGR है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. चाहे वो रोड्स हो, हाईवेज हो या कुछ और इस तरह के जहाँ पे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, वहाँ पे सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं. बट एक और चीज़ है, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग सीमेंट की बात करते हैं तो पहले तो हम जानना चाहेंगे कि सीमेंट क्या है, फिर उससे करस्पॉन्डिंग ग्रीन सीमेंट क्या है. क्योंकि ग्रीन सीमेंट जब लोग बोलते हैं तो क्या है कि डिफरेंशियल्स बहुत सारी हैं. कुछ लोग सिर्फ फ्लाई ऐश कंपोनेंट के बेसिस पे ग्रीन सीमेंट बोल देते हैं, कुछ लोग क्योंकि टैक्सोनॉमी उसकी डिफाइंड नहीं है. तो शुरुआत से बताइए कि मतलब व्हाट इज द सीमेंट एंड हाउ यू डिफाइन द ग्रीन सीमेंट. जी, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है एक्चुअली. एंड जैसे आपने सही बताया कि आज दुनिया में अगर कहीं भी कोई भी मटेरियल ले लीजिए तो दिस इज़ द मोस्ट कंज्यूम प्रोडक्ट आफ्टर वाटर. एंड आपके जो नंबर्स हैं बिल्कुल सही हैं. इनफैक्ट इंडिया में वो नंबर अभी 350 से 480 के ऊपर भी पहुंच गया है. इनफैक्ट कहा जाता है कि 2030 तक हमारी जो सीमेंट इंडस्ट्री है इंडिया की, वो 600 मिलियन टन तक भी पहुंच सकती है, जिसका मतलब इस ग्रोथ का कोई रुकावट नहीं है अभी. कोई हम वी आर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग इवन अ पॉज. और इसका मेन कारण है डिमांड. आई थिंक डिमांड के ऊपर हम काफ़ी बातें हमें करना चाहिए इस चीज़ पे, क्योंकि डिमांड एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपके पास किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड होती है तो जो उसका सप्लाई साइड होता है वो कुछ भी करके उस प्रोडक्ट को बनाने में लग जाता है. तो ग्रीन सीमेंट और सीमेंट जो प्रोडक्ट है उसके बारे में अगर हम कहें, सबसे पहले सीमेंट को देखा जाए तो 2000 साल पहले भी रोमन्स यूज़ करते थे, जिसको हम लाइम मोर्टर कहते हैं. हमारे राजस्थान में इतने सारे किले बने हुए हैं, वो भी ईंट की सुर्खियों पे लाइम मिला के दो बड़े बड़े ब्लॉक्स को, हम लोग ब्लॉक की साइज देखते हैं किलो में तो हम सोचते हैं यार उस टाइम पे तो कोई मशीन भी नहीं थी, उस टाइम पे कोई लेज़र कटिंग टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो इन्होंने बनाया कैसे. तो हालांकि इंसान का इनोवेशन का जो आई थिंक तजुर्बा है, आई थिंक दैट हैज़ ऑलवेज वी हैव ऑलवेज सीन इट इन मॉन्यूमेंट्स, इन बिल्डिंग्स. सिविलाइजेशन जैसी बड़ा है, आप देखो बिल्डिंग्स में बड़ा है. इजिप्ट के पिरामिड्स ले लीजिए या रोमन के सिविलाइजेशंस ले लीजिए, हमारे खुद के देश में इतने सारे. तो पहले तो लाइम और सुर्खी से ही बनते थे सारे जितने भी स्ट्रक्चर होते थे. बिल्कुल बिल्कुल. और पत्थर हुआ करता था मेन बिल्डिंग मटेरियल. हमारे साउथ के जितने भी मंदिर हैं वो एक पत्थर से या एक पहाड़ को काट के बनाया गया है स्ट्रक्चर्स. तो सीमेंट, जो मॉडर्न सीमेंट जिसको कहा जाता है, पोर्टलैंड सीमेंट, या हम उसको कहते हैं आज हमारे सीमेंट बैग्स में मार्केट में अगर हम OPC ढूंढें, इसको कहा जाता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट. इस OPC में 95% क्लिंकर रहता है. क्लिंकर एक ऐसा टर्म है जिसको शायद नॉन सीमेंट वाले जानते नहीं हैं, तो इसलिए उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना जरूरी होगा. क्लिंकर बनता है लाइमस्टोन को जला के. लाइमस्टोन का मतलब चूना पत्थर. चूना पत्थर सब जानते हैं, पहाड़ों में भी होता है, अंडरग्राउंड में भी होता है. इसकी अकरेंस कभी कभी कहा जाता है मरीन कंडीशंस में हुई थी, तो कभी कभी टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में भी हुई थी बहुत पहले. और इसकी अवेलेबिलिटी मतलब बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल मटेरियल रहा था ये. इसीलिए लोगों को आसानी लगी कि इस लाइमस्टोन को हम माइन करें, और लाइमस्टोन को माइन करके करीब
1200 से लेके 1400 डिग्री सेल्सियस में इसको फायर किया जाता है, जिससे ये क्लिंकर बनता है। अब ये टेम्परेचर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके ग्रीन सीमेंट में फिर ये काम आएगा। हम वापस आएंगे इस पे। और 1400 डिग्री सेल्सियस पे बर्न करने के बाद उसको हम क्लिंकर कहते हैं। मतलब कच्चे चीज़ को हम लाइमस्टोन कहेंगे, पक्के चीज़ को हम क्लिंकर कहेंगे। अगर आप देखें, जो दूसरा प्रोडक्ट आया है पूरे इस सीमेंट टेक्नोलॉजी में, और 2000 साल से हम सीमेंट देख रहे हैं, पिछले 2000-3000 साल से देख रहे हैं। ये ओपीसी का निर्माण कुछ 1800 सन में हुआ होगा, जब क्लिंकराइजेशन शुरू हुआ। हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, जब हमारी सारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, तो हम लोगों ने कोयला जला के बिजली का टेम्परेचर वहां तक पहुंचने की कोशिश की होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोयला जला के हम लोग बिजली की उत्पादक की। तो जब हम कोयला जला रहे हैं, थर्मल पावर इंडस्ट्री जो है, वो कोयला जलाने के बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी तो मिल गई, लेकिन जो थर्मल पावर इंडस्ट्री के पास बच जाता है वो है फ्लाई ऐश। और फ्लाई ऐश होता है कि जो राख है, बेसिकली आपको कोयला जलाने के बाद जो राख है वो काफ़ी क्वांटिटी पे बनने लगी। आप अनुमान कर सकते हैं कि अगर हमारे इंडिया में एनटीपीसी है, कोल इंडिया है, और इतनी सारी संस्थाएं, इनफैक्ट पूरी जो ग्लोबल साउथ है, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, और इनफैक्ट पूरी यूरोप को भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे कोल ने ही पावर किया था। कोल वाज आवर फ्यूल सोर्स। हालांकि कोल आजकल बहुत मतलब मार्केट में नेगेटिव चीज़ों के लिए बोला जाता है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल है, बट कोल के बिना हम लोग अभी भी नहीं काम चल सकता है। तो ये जो फ्लाई ऐश बाई प्रोडक्ट आया, तो 1930s की बात है, 1930-1940 के आसपास। ये बाई प्रोडक्ट जो था वो कुछ ज़्यादा ही बनने लगा, और वॉल्यूम्स, क्वांटिटीज़ होने लगी, तो इनको हैंडल करना मुश्किल था। तो थर्मल पावर प्लांट्स कहते थे, यार हम आपको बिजली बेच रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, लेकिन इस फ्लाई ऐश का क्या करें। तो हमारी जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़बरदस्त सीमेंट इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्रियों में से एक है। मतलब मैं कहूँ तो इवन इन इंडिया, तो यहाँ बोला जाए तो पहले सीमेंट बनती थी दो चीज़ों से, क्लिंकर और जिप्सम। और इसमें अब बनने लगी क्लिंकर, फ्लाई ऐश और जिप्सम। तो पीपीसी जिसको कहते हैं आज के दिन में, जो 70% ऑफ सीमेंट मार्केट है आज के दिन पे इंडिया में, उसको कहा जाता है पोर्टलैंड पोज़ोलानिक सीमेंट, इज नथिंग बट फ्लाई ऐश एडेड टू सीमेंट। और पीपीसी 70% है। 70% आज के दिन पे अगर कोई भी सीमेंट हमारी, आपने बताया जैसे 350 मिलियन टन हमारी प्रोडक्शन रही थी या कंजम्पशन रही थी, तो उसमें से 70% पीपीसी बना है। ओपीसी का आजकल जो यूज़ है, यूजुअली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में, गवर्नमेंट टेंडर्स में, या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, हाईवे, उस पर ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हमारा मेजर कंज्यूमर देखें हम सीमेंट का, वो होता है रूरल और अर्बन हाउसिंग, और उसमें हम लोग पीपीसी मिलता है। अगर आप आज मार्केट में जाएं और बोले ओपीसी का बैग दीजिए, तो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, सिर्फ उन्हीं को ओपीसी आज के दिन पे उन्हीं के पास अवेलेबल होता है, क्योंकि वो बल्क में मंगवाता है ओपीसी। और ओपीसी बल्कर्स में भी जाती है कंक्रीट के प्लांट्स में। लेकिन पीपीसी का बैग आपको मिलेगा बहुत ही आसानी से, अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं G+2, G+3। तो यूजुअली जो cement that India is now using, any urban part of India is using, is going to be PPC। तो ये रहा OPC और PPC। मैं आगे चलता हूँ, ग्रीन सीमेंट की तरफ भी बताते हैं कि जो अब अगर OPC और PPC, और इसके अलावा दुनिया में भी, नॉट इवन इन इंडिया, दुनिया में भी ऐसी कोई भी सीमेंट टेक्नोलॉजी नहीं है, या कोई ऐसी कोई सीमेंट वैरायटी नहीं है जो वर्ल्ड ने एक्सेप्ट की है या मार्केट ने एक्सेप्ट की है। तो ग्रीन सीमेंट कहाँ से आया? अब आप सीमेंट बना रहे थे पिछले 20 साल पहले करीब 2 बिलियन टन या 2.5 बिलियन टन, और अभी पिछले 20 साल या 25 साल के अंदर आपने डबल कर दिया इस चीज़ को। उसका रीज़न है कि अर्बनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लोग गाँवों को छोड़ के धीरे धीरे शहरों में बस रहे हैं। शहरों में सबसे बड़ा चिंता होती है रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी कपड़ा तो ठीक है, लेकिन मकान इज अ वेरी बिग कंपोनेंट, शेल्टर कंपोनेंट। देयरफॉर यू हैव टू मेक हाउसिंग फॉर देम। और इसीलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डेवलपमेंट बढ़ रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया, देयर इज अ डिमांड फॉर हाउसिंग। इसीलिए ये सीमेंट और कंक्रीट इतना बड़ा है। अब अगर आप इतना सीमेंट बनाएंगे, अब हम आ जाते हैं उस 1400 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्योंकि क्लिंकर जो कि मेजॉरिटी पार्ट है, तो हमने बताया था जैसे ओपीसी में 95% क्लिंकर था, तो पीपीसी में उस क्लिंकर का मतलब कम होके 70% आपको क्लिंकर फिर भी ज़रूरत पड़ता है।
और 25% आपका फ्लाई ऐश हो गया बैलेंस, जैसे 25% हमने फ्लाई ऐश कर लिया और 5% जिप्सम सेम जगह रहती है। तो अब आप 70% भी क्लिंकर अगर आप बनाने लग गए, तो फिर भी क्लिंकर तो क्लिंकर ही है, 1400 पे आपको उसको फायर करना पड़ रहा है, उसको तो यूज करना ही बिल्कुल पड़ेगा। और एक बैग ओपीसी बनाने में आपको 800 केजी कार्बन एमिशंस का एमिशन है। अगर आप ग्लोबल एवरेज देख लीजिए, up to 800 kgs of CO2 is being emitted for every 1 ton of cement. And for PPC that figure will be around 700 or 650, क्योंकि थोड़ा सा क्लिंकर कम है, तो वो आप काउंट कर लीजिए उसको 650-700 के आसपास वो एवरेज पड़ेगा। इतना कार्बन एमिशन ग्रो कर रहा है और हमारी सोसाइटी जो है वो ग्रोइंग सोसाइटी है, और क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो हम ना ही बात करें तो अच्छा है कि that definitely has some effect coming to us. तो मतलब एक अगर मैं किंकर स्पेसिफिक बात करूं तो 1 kg ऑफ किंकर में emit 0.95 kg ऑफ CO2. इज दैट समथिंग? कितना कोयला जलाने के बाद आपने कितना क्लिंकर किया, कुछ कुछ जगहों पे 1450 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, कुछ कुछ जगहों पे 1300 पे क्लिंकर बन जाता है। तो अब आप 4.2 बिलियन टन्स कंक्रीट की बात कर रहे थे हम लोग, तो अब आप अनुमान कर लीजिए 0.8 या 0.7 या 0.6 भी कर लीजिए, तो वो भी बिलियंस में कार्बन एमिशन हमारा वर्ल्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसीलिए आया ग्रीन सीमेंट, इस चीज़ को कम करने के लिए या इस चीज़ की जिम्मेदारी लेने के लिए। हमारी सीमेंट इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है, आप कहीं से भी किसी भी सीमेंट इंडस्ट्री में चले जाइए, सीमेंट प्लांट में चले जाइए, दे आर वेरी एफिशिएंट, दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड। इनफैक्ट इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट, मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट। उसका मेन कारण है पैसा, मतलब बिजनेस जो है हमारी बड़ी कॉम्पिटिटिव होती है, तो उन लोगों को डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, हर फैक्ट्री में हर प्लांट में रखना पड़ता है। ये एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं करीब 40 से 50 सीमेंट प्लांट्स देख चुका हूँ इंडिया में। सारी सीमेंट प्लांट्स का सेम ये वैल्यू जो है, ये प्रॉपर्टी जो है वो कहीं नहीं बदलता, तो वेरी डिसिप्लिन। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑपरेशनल एक्सेलेंस के हिसाब से दे आर एट द टॉप, फिर भी इतना एमिशन। तो कुछ और करना ज़रूरी होता है या जिम्मेदारी होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पे कि वो पोल्यूशन को कम करे या क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करे। इसीलिए आया ग्रीन सीमेंट, और इसीलिए देखा गया कि जो इतना सारा कार्बन एमिशन हो रहा है वो सब क्लिंकर प्रोडक्शन पे ही सबसे ज़्यादा हो रहा है। आप सीमेंट बैग बना रहे हो, आप सीमेंट को ग्राइंड कर रहे हो, आप कंक्रीट भेज रहे हो शहर में, ये सब का कार्बन आप एक साथ भी मिला दीजिए तो वो 10% ही हुआ, और क्लिंकराइजेशन का जितना कार्बन होता है वो 90% ऑफ द एंटायर एमिशन होता है। तो अगर आप क्लिंकर को और कम कर सकते हैं तो आप ग्रीन सीमेंट की ओर जा रहे हैं। अब हालांकि ग्रीन सीमेंट की टैक्सोनॉमी आपने एकदम सही बोली कि कोई ऐसा कोई डिफाइंड सीमेंट नहीं है, बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ रिलेटिव थिंग कि अगर कन्वेंशन हम ओपीसी मांगे, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड और पीपीसी माने, तो ग्रीन सीमेंट उससे ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो या कार्बन लो कार्बन सीमेंट हो, तब उसको ग्रीन कहा जाता है। ग्रीन बोले तो मतलब जैसे कि सस्टेनेबल हो, हाँ, मतलब एंड लो कार्बन एमिशन, डैमेज, हाँ, लो कार्बन एमिशंस हो, तो इसीलिए ग्रीन सीमेंट। तो दोनों तरीके से हो सकता है कि या तो वो क्लिंकर उसमें और कम हो जाए जी, क्लिंकर, सो जो अभी लेट से पीपीसी के साथ में अगर वो 700 ग्राम्स CO2 एमिशन है, अगर वो क्लिंकर 50% हो जाए तो वो अपने आप ही उसका 500 ग्राम्स के आसपास CO2 उसी एमिशन तरीके से वो कम हो सकती है। सो दैट इज वन मेथड। द सेकंड मेथड जो 1400 डिग्री सेल्सियस अचीव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए जी, वो क्लीन एनर्जी की तरफ से आ जाए। बिल्कुल, अगर वो सोलर से आए या रिन्यूएबल सोर्सेज से दोनों ही मेथड एक्सेप्टेबल है? नहीं, एक्सेप्टेबल बिल्कुल है। उनको 1400 से वो आपसे वो मतलब सीमेंट इंडस्ट्री कहेगी मुझे 1400 एनर्जी चाहिए, हालांकि किसी भी रिन्यूएबल सोर्स से अभी तक 1400 डिग्री सेल्सियस पहुंचना मुश्किल रहा है। हमने देखा है कि कहीं कहीं पे यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में इवन सोलर एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है ताकि टू रीच 1400 डिग्री सेल्सियस, बट अभी तक इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। इंडिया में ऐसी कोई सीमेंट प्लांट अभी तक है नहीं। वो 2025 की बात कर रहा हूँ कि जिसमें सोलर एनर्जी से क्लिंकराइजेशन हो रही है। अभी भी कोयला या पेट कोक या बेसिकली फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम और कोल के डेरिवेटिव से ही उस एनर्जी को पाया जा रहा है। और जो हमारे यहाँ पे जैसे जो हम लोग सीमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे 350 मिलियन टन्स ऑफ सीमेंट है कंपेयर टू, मतलब जैसे जो चाइना है वो मतलब ऑलमोस्ट 50% ऑफ सीमेंट वो मैन्युफैक्चर करता है। तो हमारे यहाँ पे इम्पोर्ट ज़्यादा है
और चाइना का एक्सपोर्ट ज़्यादा है या मतलब वी ऑल्सो इम्पोर्ट फ्रॉम आउटसाइड? भारत की सबसे बढ़िया बात है कि अभी तक हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं क्लिंकर, हम लोग इंपोर्ट नहीं करते हैं। हम लोगों का इनफैक्ट क्लिंकर हालांकि इम्पोर्ट करते हैं? नहीं, क्लिंकर भी क्लिंकर इंपोर्ट इम्पोर्ट नहीं करते बहुत ही कम सीमेंट प्लांट में करते होंगे, लेकिन क्लिंकर वी आर इन सरप्लस। मेनली हम लोग क्लिंकर एक्सपोर्ट करते हैं, अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत जगह पे एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है विच हैज़ बीन वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, और लाइमस्टोन में तो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड आउट है। इसीलिए आप देखेंगे एक्सेप्ट द इंडो गैंजेटिक बेल्ट, उसमें ग्राइंडिंग यूनिट्स बनती है, मतलब जहाँ पे क्लिंकराइजेशन नहीं होती है, सिर्फ सीमेंट को ग्राइंड किया जाता है। एक्सेप्ट द इंडो गैंजेटिक बेल्ट, आप सीमेंट प्लांट कहीं भी चले जाइए देश में, आपको सीमेंट प्लांट मिलेगा। आपको साउथ में मिलता है, राजस्थान में मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है, ईस्ट में मिलता है, मेघालय में मिलता है, कश्मीर में मिलता है। सीमेंट लाइमस्टोन को जला के क्लिंकर बना के सीमेंट बनाया जा रहा है। एंड सबसे अच्छी बात है भारत की और एक खासियत है कि हम लोगों ने डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारी इतनी ज़्यादा है, और सरकार की तरफ से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर और बजट देखें अभी रिसेंट वाला, तो इसमें भी इतनी डिमांड है कि हम लोग उसको कंज्यूम भी कर जाते हैं। तो हालांकि अभी अभी कुछ कुछ सीमेंट प्लांट में आप जाएंगे तो 14 दिन 24 दिन की ना आपको वेटिंग पीरियड मिलेगी। मतलब वेटिंग पीरियड बोले तो मतलब इतना ज़्यादा सीमेंट का डिमांड है कि वो उतना प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी है हमारे इंडिया में अभी 2050 तक सीमेंट और कंक्रीट की डिमांड बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ेगा और हाईवेज बढ़ेंगे। अभी हमारे पास सागरमाला प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, आप देखो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, एंड उतना सीमेंट कंक्रीट इंडिया को खुद बनाना पड़ेगा। तो और हम, मुझे लगता है कि ऑल्टरनेटिव बाइंडर्स पे बात करते हैं उसके पहले मुझे लगता है कि वन थिंग दैट कम्स टू माय माइंड कि जब हम लोग ओपीसी, पीपीसी और ग्रीन सीमेंट इस तरह की बात करते हैं तो सर्टनली लोगों के क्वेश्चंस कॉस्ट एंड ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस पे भी आते होंगे। तो मतलब हाउ डू यू मे बी आई थिंक कंपेयर दोज एस्पेक्ट्स, लेट्स से परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी एंड कॉस्ट, दो का कर लेते हैं, लेट अस से ओपीसी, पीपीसी। अनुराग जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसका एक सिंपल आंसर है। मैं परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी की तो बिल्कुल बात करूंगा। बिल्कुल, ड्यूरेबिलिटी आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस के सबसेट है, या परफॉर्मेंस एक सीमेंट कंक्रीट कितना अच्छा करिए उसकी ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग होती है, कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग होती है अलग अलग। तो ओपीसी, पीपीसी और ग्रीन सीमेंट अगर हम देखा जाए तो बिल्कुल तीनों को एक स्टैंडर्ड्स तक लाना पड़ता है। स्टैंडर्ड्स बना हुआ है, हर देश का एक स्टैंडर्ड बनता है, जैसे कि BIS हमारे देश में स्टैंडर्ड बनाते हैं। तो OPC 43, OPC 53 जब हम सुनते हैं तो ये 43, 53 होता है स्टैंडर्ड्स। 43 का मतलब होता है 43 मेगा पास्कल का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो सीमेंट झेल पाता है। 53 का मतलब होता है 53 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो झेल पाता है, मेगा पास्कल। तो OPC और PPC 43, 53 करता है, तो ग्रीन सीमेंट को भी ये 43, 53 का जो ग्रेड है वो मीट करना ज़रूरी है। अभी के लिए हमारे देश में 43 तक का स्टैंडर्ड्स किया गया है रिसेंटली, तो 43 को हम मान लेते हैं। इसमें हम लोग बड़ा छोटा नहीं कंपेयर करेंगे, हम ये करेंगे कि इसका मिनिमम परफॉर्मेंस जो स्टैंडर्ड रहता है हमारे देश में 43 ग्रेड। हालांकि 33 ग्रेड सीमेंट भी बनता है, लेकिन वो प्लास्टर पर्पसेस के लिए होता है, स्ट्रक्चरल पर्पसेस के लिए 43, 53 का ही निर्माण होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी सीमेंट का, उसके मार्केट में उसकी अपटेक के बारे में अगर देखा जाए तो वो है कॉस्ट। आप ग्रीन सीमेंट बना लीजिए, ब्लू सीमेंट बना लीजिए, येलो सीमेंट बना लीजिए, हमारा मार्केट कभी भी प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस को नहीं भूलता और कॉस्ट बेनिफिट को नहीं भूलता। तो इनोवेशन और ग्रीन सीमेंट को लेके कोई भी प्रोफेसर काम कर रहा हो, कोई भी साइंटिस्ट काम कर रहा हो, कोई भी आर्किटेक्ट, कोई भी जियोलॉजिस्ट काम कर रहा हो, उसको इस बारे में काफ़ी ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट या उसकी जो अल्टीमेट प्राइसिंग होगी वो कहीं ना कहीं आपको कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस लानी पड़ेगी। आप बेशक 10 रुपये 20 रुपये ज़्यादा करिए, लेकिन वॉल्यूम बिजनेस है, इसमें काफ़ी, आप मिलियन टन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, 1 रुपये का भी फ़र्क काफ़ी बड़ा फ़र्क है। तो अगर हम फ़र्क भी देखें तो हालांकि थोड़ा हम प्रीमियम प्राइसिंग में भी जा सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू भी उतनी होनी चाहिए कि जो कस्टमर है या जो यूज़र है उसको वो बेनिफिट मिल रहा है। तो मुझे तो लगता है इंडस्ट्री ग्रीन सीमेंट बिल्कुल बनाएगी, बिल्कुल मैन्युफैक्चर करेगी इफ द कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस इज देयर। सो परफॉर्मेंस इट हैज़ टू मीट द स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट इट हैज़ टू बी कॉम्पिटिटिव।
सिंपल। ये दो पैरामीटर आपको हमेशा, कोई भी आप टेक्नोलॉजी ले लीजिए सीमेंट का, तो आपको ये चीज़ देखना जरूरी है। कॉस्ट तो बिल्कुल आई टोटली एग्री कि कॉस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए इन जनरल डेमोग्राफी, चाहे वो इंडिया हो चाहे बाहर हो, आई थिंक दे आर ऑल सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव, और वेरी उसके सेंसिटिव। लिए कॉम्पिटिटिवनेस तो होनी चाहिए मटेरियल में, बिल्कुल ठीक बात है। सो therefore you have been working in a specific maybe cement category, LC3 जिसे बोलते हैं, apart from certainly all the variety of the cement that you have been working, जिसको हम लोग LC3 मतलब लाइमस्टोन कैल्साइंड क्ले सीमेंट बोलते हैं। व्हाट इज इट, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं कि LC3 क्या है और कैसे प्रोड्यूस होती है। जी, LC3 का जो मैं कहूँगा ये आविष्कार नहीं है, ये एक डेवलपमेंट है, हम लोग कहते हैं। इनफैक्ट एक अल्टरनेटिव कहते हैं हम लोग। और सीमेंट इंडस्ट्री में भी मतलब ऐसा कुछ आ नहीं सकता, या किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा कभी कोई आता नहीं है, कुछ टेक्नोलॉजी आ नहीं सकता कि वो टेक्नोलॉजी आ जाए और पिछले के हम जितना भी कोई भी टेक्नोलॉजी करते थे वो पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाए। तो LC3 एक कोशिश थी बिटवीन स्विस इंस्टीट्यूट्स एंड इंडियन इंस्टीट्यूट्स एंड क्यूबन इंस्टीट्यूट लैटिन अमेरिका में। क्यूबा जो देश है, और EPFL एक यूनिवर्सिटी है स्विट्जरलैंड में, और हमारे देश में IITs और हमारी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स तारा, इन सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और हमारी इंस्टीट्यूशंस को एक साथ लाने का जो क्रेडिट पड़ता है वो है स्विस एजेंसी फॉर कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, बेसिकली SDC कहा जाता है, जिसको हमारे स्विस एम्बेसी कहा जाता है, या स्विस मतलब गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड का जो फंड था वो यूज किया गया था इस टेक्नोलॉजी को आगे निर्माण करने के लिए। लेकिन इट वाज अप टू तारा एंड डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स कि बिटवीन द IITs एंड EPFL देयर वाज नो डाउट कि टेक्निकली परफॉर्मेंस, जैसे आपने बात करी ना कि परफॉर्मेंस और क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी, सो दैट द सीमेंट एंड द कंक्रीट हैड टू रीच द लेवल। तो LC3 होता है लाइमस्टोन कैल्साइन क्ले सीमेंट, विच मीन्स आवर जो हमारा ओरिजिनल कॉम्पोजिशन की बात कर रहे थे हम OPC PPC, अब LC3 में हम लोग अचीव कर पाए 50% क्लिंकर। मतलब आप सोच पाइए 95 की जगह पे 50 पे आ गए हम। और ये जो 45 का जो बजट रहा हमारा, बैलेंस रहा, उसको हम दो चीज़ों से यूज़ करते हैं। एक है 30% उसका हम लोग कैल्साइंड क्ले करते हैं, तो जिसका मतलब एक तरीके का क्ले है जो भी काफ़ी अबंडेंट है, और अबंडेंट है इंडिया में, अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, साउथ ईस्ट एशिया में, वो सारी देशों में जहाँ सीमेंट की ज़रूरत है, और वो सारी देश है जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये क्ले पाया जाता है। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने मैपिंग करी है। हमने पिछले 12 साल से इन अलग अलग 18 कंट्रीज़ 19 कंट्रीज़ में हम लोगों ने जाके मैप किया है, तो हमें पता है कि वो रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है। तो इनफैक्ट हमारा अभी का जो करंट प्रोग्राम है, इट इज़ टू इन्फॉर्म द सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स दैट दिस मटेरियल इज अवेलेबल, ये रॉ मटेरियल अवेलेबल है। आप लोग इतने दिनों से लाइमस्टोन से बना रहे हैं सीमेंट, अब आप क्ले भी थोड़ा देखिए। सो LC3 is low carbon because of 50% clinker, reduces up to 40% carbon emissions compared to OPC। तो जहां हम 800 की बात कर रहे थे, 0.8 की बात कर रहे थे, LC3 सीधा उसको 0.5 पे ले आता है, 0.565, 0.54 हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, LC एनालिसिस किया है, लाइफ साइकिल असेसमेंट किया है पूरे चीज़ों का। तो हम लोगों ने इस तरीके से इस नंबर पे स्टडी किया गया है, काफ़ी रिपोर्ट्स पब्लिश्ड हैं, IITs ने काफ़ी काम किया है इसमें, और रिसोर्स एफिशिएंसी भी लाती है, बिकॉज आप किसी वेस्ट प्रोडक्ट को वही जो लाइमस्टोन इतना रिजेक्ट हो रहा था उसको यूज़ कर पा रहे हैं। और कैल्साइन क्ले जो कंपोनेंट है 30%, वो आप काफ़ी लो टेम्परेचर पे कैल्साइन करते हैं, वो आप 700 to 800 डिग्री सेल्सियस पे कैल्साइन करते हैं। उसका एक प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एमिशन बिल्कुल आता है, क्योंकि वो भी आप कोयले से ही करेंगे, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होता है कि PPC और OPC को वो कर दे, बीट कर दे। तो इसीलिए कार्बन के हिसाब से सबसे ज़्यादा एफिशिएंट LC3 रहता है। एक और सीमेंट है जिसके साथ LC3 टक्कर नहीं ले सकती। हालांकि हम लोग LC3 कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि LC3 इज द ओनली ग्रीन सीमेंट। एक जो सीमेंट का बात कर रहे हैं हम लोग, वो है स्लैग सीमेंट, जो कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के आसपास पाया जाता है। तो अगर हमारे देश में जैसे बहुत सारी कंपनीज है, अल्ट्राटेक, JSW, स्टील सीमेंट, जो स्लैग सीमेंट भी बनाते हैं। स्लैग सीमेंट में और भी बेनिफिट है, वहाँ क्लिंकर 25-30% तक जा सकती है। स्लैग सीमेंट बहुत इफेक्टिव है इन द प्लेसेस वेयर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड द सीमेंट इंडस्ट्री इज क्लोज बाय।
बट दैट इज़ नॉट इन मैनी प्लेसेस अनफॉर्चुनेटली। आयरन एंड स्टील बल्कि पाया ही जाता है कुछ ही सेक्टर्स में, उतना ज़्यादा उसकी जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन क्ले जो है, जो LC3 में लगता है, वो उससे एटलीस्ट 5 गुना 10 गुना ज़्यादा अबंडेंटली अवेलेबल है। तो LC3 हम कहते हैं कि इट इज़ नॉट अ सिल्वर बुलेट। एक ऐसी दवाई नहीं है कि सबको लेना है, सारे हाँ सबको लेना है या सारी बीमारी आपकी सॉल्व हो जाएगी, LC3 कर लो। ब्रूफेन नहीं है वो। हाँ, बट ब्लू पिल नहीं है बिल्कुल मैट्रिक्स में। तो LC3 एक ऐसा सोल्यूशन है विच यू कैन, इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव। वो आज के दिन में ज़रूर से ज़रूर आपका 10 to 30% ऑफ प्रोडक्शन या 10 to 30% ऑफ मार्केट कैप्चर करने के पोटेंशियल पे है। और सारी सीमेंट कंपनीज LC3 को एक्सेप्ट की है। BIS में तारा ने विद द स्विस एजेंसी का सपोर्ट एंड IIT का सपोर्ट से हम लोगों ने BIS का एक स्टैंडर्ड भी बनाया। इट वाज प्रोबब्ली द फास्टेस्ट BIS स्टैंडर्ड, क्योंकि इंडस्ट्री चाहती थी। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमने किया है टेक्नोलॉजी, बट एक्चुअली इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट किया इसको। तो मतलब थोड़ा एडॉप्शन लेवल बात करते हैं, है ना, बिकॉज यू हैव इंट्रोड्यूस्ड LC3 एंड स्लैग सीमेंट ऑल्सो। तो एडॉप्शन में जनरली क्या है कि 2-3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो है लेट्स से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करते हैं, मतलब यू हैव अंडरस्टूड द टेक्नोलॉजी, यू अंडरस्टूड कि हम किस हिसाब से 95% क्लिंकर से 45% क्लिंकर हटा करके उसकी जगह हम लोग कैल्साइंड क्ले यूज़ करेंगे। तो दैट इज़ वेयर यू नीड द टेक्नोलॉजी। और दूसरा है कि मतलब सोर्सिंग ऑफ द कैल्साइंड क्ले, आपने बताया कि क्ले जो है वो एबंडेंस में है, बट सोर्सिंग, ट्रांसपोर्ट, इसका भी कुछ हर्डल्स है क्या? सो व्हाट आर द चैलेंजेस? अगर इंडस्ट्री में इतनी आसान है ये चीज़ें और डिमांड तो है ही है, मतलब इंडिया में डिमांड वेरी विजिबल है, तो डिमांड में चैलेंज नहीं लगता है अभी आज के टाइम मुझे। बट अगर सब चीज़ें सब सेम उस पे रेशियो पे अवेलेबल हैं, तो फिर वाई डज मे बी आई थिंक वाई नॉट द अडॉप्शन getting on the faster pace? अनुराग, इसमें दो चीज़ें हैं। एक, हमने काफ़ी सारी बातें की है उसके ऊपर कि कैसे सीमेंट बनता है वगैरह। तो आपने सही बोला, सप्लाई साइड पे भी बैरियर्स हैं, डिमांड साइड पे भी बैरियर्स हैं। और उसी कारण से अगर मैं आज बताता हूँ कि ये ग्रीन सीमेंट है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐलान कर देती है कि ये ग्रीन सीमेंट है, तो उसका भी इफेक्ट मार्केट में पड़ने में थोड़ा सा एक टाइम लैग तो लगेगा। जैसे कि अगर आज मैंने बोला मैं घर बनाना चाहता हूँ, तो मैं आपको 2 साल बाद ही एक घर बना के दिखा सकता हूँ, बिकॉज घर बनने में 24 महीने लगेंगे या 18 से 24 महीने आपको लगेंगे। उसी तरीके से फ्रॉम द डे द स्टैंडर्ड्स वर पब्लिश्ड, तो LC3 का जो प्रोजेक्ट पीरियड अगर देखें या टेक्नोलॉजी का टाइम देखें, तो ये इट हैज़ बीन वेरी रैपिड इन इट्स ओन वे। क्योंकि 2012 में LC3 शुरू किया गया था, उस पर रिसर्च शुरू किया गया था। और LC3 का स्टैंडर्ड भारत में, इंडिया में 2023 में पब्लिश हुआ है, और आज हम 2025 में हैं। अगर किसी सीमेंट कंपनी ने 2023 के पहले सोचा भी था, तो वो हमसे ये कहती थी, यार स्टैंडर्ड्स नहीं है, मैं बनाऊंगा तो मैं बेच नहीं पाऊंगा सीमेंट, क्योंकि स्टैंडर्ड्स के बिना हम लोग बेच नहीं पाएंगे। BI स्टैंडर्ड की बात, तो ये सप्लाई बैरियर था, वो स्टैंडर्ड बन गया। तो वो सप्लाई बैरियर हमने एड्रेस किया, वो पॉलिसी में हमने कुछ शिफ्ट किया, स्टैंडर्ड्स बनवाया। आज के दिन में देखा जाए तो किसी ने अगर BIS स्टैंडर्ड्स के पब्लिश होने के बाद, अगर मान लीजिए मैं अल्ट्राटेक सीमेंट हूँ या JK सीमेंट हूँ या श्री सीमेंट हूँ या कोई भी जाने माने कोई कंपनी आपके पसंद का आप लीजिए, वो अगर कहती है मैं LC3 बनाना चाहता हूँ, तो उनके जो MD चेयरमैन है या CEO है, उनका ये बोलना और प्लांट का ये सीमेंट बनाने में भी 18 महीने और 24 महीने तो लगेंगे, क्योंकि प्लांट में कुछ चीज़ें चेंजेस करनी ज़रूरी होती है। हालांकि नई प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं है LC3 में, क्योंकि आपको क्लिंकर वाला लाइन जो है, प्रोडक्शन लाइन, उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना, मगर आपको ज़रूर क्ले को, कैल्साइन क्ले को लेके आना। एक 4 कंपोनेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। पहले हम फ्लाई ऐश, क्लिंकर और जिप्सम की बात कर रहे थे PPC में, और क्लिंकर और जिप्सम OPC में। अब हमारे पास है क्लिंकर, कैल्साइन क्ले, लाइमस्टोन और जिप्सम। तो इन चारों चीज़ों का ब्लेंडिंग होकर सीमेंट बनेगा, तो उसमें कुछ तैयारियों, एक प्लांट को तैयारी होने में टाइम लगती है। तो सप्लाई साइड में ये 2 बैरियर्स हमने इस तरीके से एड्रेस किए। तीसरा बैरियर हम अभी भी इन द प्रोसेस हैं, वो ये है कि जो आपको मैं बता रहा था कि रॉ मटेरियल्स कहाँ पे है। क्योंकि अगर आपका सीमेंट प्लांट आज के दिन में बना हुआ है, तो वो लाइमस्टोन के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि जहाँ लाइमस्टोन है वहाँ क्लिंकर है। मेजर मेरा रॉ मटेरियल लाइमस्टोन था।
जैसे अगर आप चाय बेच रहे हो तो आपको तो आसाम दार्जिलिंग में होना है, बगल में ही होगा। हाँ। आपको हाँ बगीचे के पास होना है। हाँ। चाय बगीचे के पास। तो उसके साथ साथ इसी तरीके से अगर आप कोई भी इंडस्ट्री ले लें, रॉ मटेरियल्स की प्रॉक्सिमिटी बहुत जरूरी है। तो आज के दिन में तारा कुछ प्रोजेक्ट्स ले रही हैं जिसपे इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप में जो लोग हमारे रिसोर्सेज देखते हैं हमारे देश में, इंडिया में, इनफैक्ट अगर वो गवर्नमेंट एजेंसीज ही हैं, उनके साथ पार्टनरशिप करके हम लोग ये क्ले माइंस को मैप कर रहे हैं ताकि कहाँ से ये क्लेज आ सकते हैं। जैसे कि हमें समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश में ये क्ले माइंस मिलना थोड़ा मुश्किल है, नॉर्थ बिहार में थोड़ा मुश्किल है, हिमाचल में मुश्किल है, पंजाब हरियाणा में मुश्किल है, क्योंकि इन जगहों से नदियां गई हैं। तो नदियां जहाँ से गई हैं वहाँ से बालू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सैंड है, तो वहाँ क्ले कम है। लेकिन राजस्थान, गुजरात देखें, कर्नाटका देखें, आंध्र प्रदेश देखें, मध्य प्रदेश में कटनी देखें, गुजरात में भुज हो गया, राजस्थान में पूरा जयतारण, पाली, ऐसे जगह हैं जहाँ पे क्लेज आर इन बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टन्स। तो वो जो सीमेंट की डिमांड इंडिया मांग रही है 2050, आप सिर्फ ओपीसी से करने जाओगे तो आप बहुत कार्बन एमिशन जनरेट कर दोगे। तो इसीलिए ग्रीन सीमेंट की जरूरत है और उसकी रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। तो आपको सिर्फ क्लिंकर ही नहीं बनाना पड़ेगा, आप इस पूरे डिमांड को आप स्कैटर करके आप डिफरेंट रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये 3 सप्लाई बैरियर्स जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड्स, परफॉर्मेंस का वो ऑलरेडी डन। ईपीसीज को हमने बताया कि कैसे सीमेंट फैक्ट्रीज बना सकते हैं LC3 को, अगर किसी भी एग्जिस्टिंग ओपीसी पीपीसी को LC3 में शिफ्ट करना है तो कम से कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट में वो हो जाए। और तीसरा, ये हम अभी ऑनगोइंग है, सीमेंट प्लांट बोलता मैं एकदम तैयार हूँ। अब खरीदेगा कौन LC3? क्योंकि सरकार ने आज तक ओपीसी की जगह पे पीपीसी भी नहीं डाला हाईवे पे। तो अगर गवर्नमेंट हमें पुश नहीं देगी या गवर्नमेंट डिमांड नहीं करेगी या कुछ स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स में LC3 का मेंशन नहीं होगा तो लोग देखेंगे कैसे, ऑडियंस कैसे देखेगी? तो अगर गवर्नमेंट ने BIS स्टैंडर्ड किया है और आज के दिन में हमने LC3 को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम में भी ले पाए हैं, तो इंडस्ट्री को नहीं, जो LC3 टेक्नोलॉजी है वो आज के दिन में हमारे कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें आइडेंटिफाइड हो चुका है। वो इस साल हुआ है, पिछले साल हुआ है। और पहले भी जैसे UNFCCC वाले में, यूनेप के रिपोर्ट में भी हम लोगों ने इसको मेंशन किया था। बिल्कुल। तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली और ग्रीन सीमेंट का जो भी स्टैंडर्ड्स है वो भी हम मीट कर रहे हैं। ओके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को डेजिग्नेट किया है। उन लोगों ने एज एन इलस्ट्रेटिव टेक्नोलॉजी अंडर कंस्ट्रक्शन दे हैव आइडेंटिफाइड LC3। तो आपने कार्बन क्रेडिट का नाम लिया, अगर लेट्स से मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज वो इस तरह की इनिशिएटिव ले कि अपने यहाँ पे नॉर्मल ओपीसी की जगह LC3 यूज करे, तो उनको कार्बन क्रेडिट का बेनिफिट होगा? बिल्कुल रहेगा। इनफैक्ट जो यूजर हैं उनको बेनिफिट होगा और जिसने मैन्युफैक्चर किया उसको होगा। वो वैल्यू चेन के हिसाब से देखा जाएगा। हालांकि कार्बन क्रेडिट का पूरा मार्केट और सिस्टम हमारे देश में अभी भी नया है और फॉर्मलाइज नहीं हुआ है, वो इट्स इन द प्रोसेस। बट आई एम श्योर अगर ऐसा डिमांड जैसे आपने कहा, वो हमारी ड्रीम है, अगर जैसे आपने कहा वैसा ही हो जाएगा कि हाईवे में LC3 हो जाएगा, देन दैट इज एग्जैक्टली व्हाट विल ब्रेक द डिमांड बैरियर आल्सो। अच्छा, तो डिमांड और सप्लाई पे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो है कि जैसे डिमांड साइड पे बात करते हैं कि जब हम लोग इंडिविजुअल होम ओनर्स से बात करें, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि वो OPC है, PPC है, LC3 है या XYZ है ना? तो क्या है कि मतलब वो डिमांड देखा जाए तो इट इज क्रिएटेड बाय मे बी डेवलपर लेवल और मे बी एट द गवर्नमेंट लेवल। तो दैट इज वन क्वेश्चन कि हाउ इज देयर फीडबैक फॉर सच न्यूअर टेक्नोलॉजी, दैट इज वन। सप्लाई साइड की बात करते हैं कि जब हम लोग इस तरह की इंडस्ट्री, क्योंकि उनको इवन इफ दे हैव टू इंटीग्रेट द न्यू कंपोनेंट जो कि कैल्साइंड क्ले को उसके साथ पूरे एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ उसको इंटीग्रेट करना है, उसके लिए भी उसको कॉस्ट चाहिए। इसके लिए मतलब उसको या तो डिमांड बड़ी मिल जाए या तो कहीं से इंसेंटिव मिल जाए। सो देयर आर 2 थिंग्स। अब हमारे यहाँ पे ऐसे कुछ इंसेंटिव्स भी अवेलेबल हैं क्या? दैट इज वन क्वेश्चन ऑन द सप्लाई साइड। और दूसरा क्वेश्चन सप्लाई साइड में बाद पूछूंगा, पहले 2 ये बात कर लेते हैं। तो LC3 अभी तक हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी का अभी तक डेवलप किया है, हमने इस तरीके से डेवलप किया है कि अगर आप कैल्साइन क्ले सीमेंट बनाते हैं तो हालांकि सीमेंट कंपनियां किस प्राइस में उसको रखेगी वो अलग बात है,
मगर हमने एट कॉस्ट रखा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ओपीसी को बनाना सस्ता है और एलसी3 को बनाना महंगा है। ये सस्ता महंगा ज्योग्राफी टू ज्योग्राफी, केस टू केस बेसिस पे चेंज होगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आपकी सीमेंट प्लांट और आयरन एंड स्टील प्लांट बहुत ही साथ साथ हैं तो स्लैग सीमेंट से सस्ता कुछ है ही नहीं, मतलब इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि आपको क्लिंकर बनाना पड़ रहा है 25-30% और बाकी आप पूरा का पूरा स्लैग डाल रहे हैं उसमें। JSW स्लैग बना लीजिए या अल्ट्राटेक स्लैग ले लीजिए, जो भी कोई भी स्लैग सीमेंट बनाता हो तो वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है उनके लिए। इसी तरीके से LC3 एट कॉस्ट, अगर क्ले अवेलेबल है तो एट कॉस्ट एट OPC एंड PPC हो रहा है। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई नया टेक्नोलॉजी है तो उस पर कॉस्ट का बहुत बड़ा बर्डन हम लोग दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो सप्लाई साइड थोड़ी सी हेजिटेंट होगी। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि कुछ इंसेंटिव्स भी होने चाहिए, कुछ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स होने चाहिए कि आप ग्रीन सीमेंट सप्लाई करने के लिए मोटिवेटेड हो। तो अभी अगर हम दायरा देखें पूरे रेगुलेशंस का, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स का, ऐसा कुछ ग्रीन सीमेंट का फॉर्मुलेशंस हुए नहीं है सरकार की तरफ से। इनफैक्ट ट्रेड एंड कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स में भी ऐसा कोई फाइनल डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा पॉलिसी चेंज तो हुआ नहीं है। मगर जितने भी सीमेंट प्लांट से हम मिले हैं, जितने भी सीमेंट इंडस्ट्री से हम मिले हैं, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इवन 1 or 2% if they can get an incentive to produce green cement, and it will be a big boost, because like I said, it is a very price competitive market. तो 1%, 2% का भी फर्क पड़ेगा ना, तो बहुत फर्क पड़ेगा, बिकॉज वो मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ सीमेंट बना रही है। तो आप सोचिए पर बैग कितना इंटरेस्ट रहेगा इस पे। तो दैट इज डेफिनेटली द सीमेंट कंपनीज आर लुकिंग फॉरवर्ड कि पब्लिक गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे कि और ग्रीन सीमेंट बनाया जाए। और डिमांड साइड पे भी आप बात कर रहे थे, बिल्कुल वो जैसे कि अगर किसी रियल एस्टेट डेवलपर ने कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो वो उस चीज़ को ग्रीन प्रोजेक्ट बना पा रहा है, या एक लोअर एम्बॉडीड कार्बन, जिसको हम कहते हैं कि लो कार्बन सीमेंट से वो बिल्डिंग बनाया है, स्ट्रक्चर बनाया है, वो चीज़ काफ़ी हद तक उसको हेल्प करेगी। एक और क्वेश्चन है, अगेन आई थिंक डिमांड से रिलेटेड है, कि जो नॉर्मल कंज्यूमर है, हाउ मच ही इज अवेयर अबाउट मे बी OPC PPC। उसको मतलब वो उसको ये पता है कि हाँ वो 235 रुपए की बैग सीमेंट आती है या 320 रुपए की आती है ना, वही इम्पोर्टेंट है उसके लिए या और कुछ इम्पोर्टेंट है? नहीं, आप उनको OPC PPC और LC3 का डिफरेंस बता के भी कोई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कोई मतलब निकलेगा नहीं मेरे हिसाब से। आज के दिन में हम लोग, जैसे मैं आम इंसान की बात कर रहा हूँ कि मतलब आप क्यूरियस हैं जानना, कुछ लोग देखते हैं खोल के कि हमारे घरों में क्या लग रहा है, OPC PPC या क्या है, वो ठीक है, अच्छी बात है, मगर अल्टीमेटली वो लोग वही क्वालिटी और कॉस्ट की बात है। बट मार्केट में लेट्स से OPC और PPC के बीच में प्राइस वेरिएशन है। जी बिल्कुल। तो कस्टमर पूछता तो होगा ही कि मतलब व्हाई दिस इज सो। हाँ, फिर वो इसीलिए शायद 70% PPC बिकने लगी है जस्ट बिकॉज वो सस्ती है। नहीं वो भी है, और नहीं वो क्या वो सस्ती है, या वो ऐसे भी है कि हमारे मार्केट, देखिए रीजन टू रीजन बता रहा हूँ, और इतना मेरे को एक्सपीरियंस हो गया है क्योंकि मैं ईस्ट इंडिया में भी देखा था, साउथ इंडिया में भी देखा था। आप क्वालिटी कॉस्ट भूल जाइए, कस्टमर ये भी बताता है मेरा सीमेंट ग्रे नहीं है या डार्क ग्रे नहीं है। अच्छा। तो आप किसी भी सीमेंट या सिविल इंजीनियर या किसी प्रोफेसर को पूछ लीजिए, वो पागल हो जाएंगे बताते बताते कि आपको कलर से क्या मतलब आपकी जो सीमेंट है वो आपके मतलब स्ट्रेंथ दे रही है, आपको परफॉर्मेंस दे रही है, वो कड़ी से कड़ी स्टैंडर्ड्स क्रॉस कर गई। अल्टीमेटली कस्टमर कहेगा आपने लाइट कलर का सीमेंट लगा दिया, ये नहीं चलेगा, हल्का है, मजबूत कम होगा। और कहीं और किसी का सोच है कि वो जितना डार्कर कलर ऑफ सीमेंट होगा, तो ये भी रहेगा। LC3 में एक जोक है एक्चुअली, जब हम लोग पहली बार कैल्साइन कर रहे थे क्ले को, तो पिंक निकलता था कभी कभी, क्योंकि उसमें आयरन हुआ करता था कुछ क्ले में। उसको हमने थोड़ा ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन की जगह पे रिड्यूसिंग कंडीशन में हमने थोड़ा सा ट्रायल किया, तो LC3 भी डार्क ग्रे कलर का, फॉर्चुनेटली हम लोग डार्क ग्रे कलर का LC3 निकाल पाए। तो ये मार्केट की चीज़ें हैं, और मार्केट का कोई सर पैर नहीं उस तरीके से अगर देखा जाए सीमेंट को लेके, कि वो ये नहीं देखता कि 43 है या 53 है। इसीलिए कंज्यूमर को पता होना चाहिए, ये हम ज़रूर कहेंगे, मतलब मैं भी एडवोकेट करूंगा कि यू आर अवेयर अबाउट इट, बट आई डाउट कि दैट विल बी एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। इनफैक्ट आई थिंक
इफ बिगर प्रोजेक्ट्स या बड़े प्रोजेक्ट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर लगने लग गए, ये हमारी जो मार्केट है वो एक तरीके से ट्रेंड को देखती है। और अगर अगर आपके बगल के 2 घरों ने LC3 से बनाया है तो लाइकलीहुड ऑफ यू यूजिंग LC3 इज मोर। आप उतना नहीं पूछने जाओगे कि OPC और PPC में क्या फ़र्क है। ऑफ कोर्स कॉस्ट आप देखोगे, बट कॉस्ट के अलावा मैं कह रहा हूँ आपको कि स्पेसिफिकेशंस उतनी मैटर नहीं करती। मेक सेंस, ऐसे ही होता है। हाँ, लोग तो मतलब एक्चुअली में दे डोंट गो इतना डिटेल में डीप डाइव इनटू द स्पेसिफिकेशन, जी बट अगर आपने लगा लिया है तो मेरे लिए इतना सफिशिएंट है। जी जी आपका घर गिरेगा तो आई एम ओके। हाँ, नहीं लेकिन देखिए कस्टमर पे डिपेंड करेगा। अगर आप मान लीजिए टनल्स कर रहे हैं या डैम्स कर रहे हैं या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कर रहे हैं, तब तो आपकी को क्वालिटी कंट्रोल होगी वो एक नेक्स्ट लेवल पे होगी। बल्कि वो आपके BIS स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो नहीं करेगा, वो आपको एक बहुत ही कड़ी स्टैंडर्ड से फॉर्चुनेटली उससे पास करना होगा, क्योंकि आप टनल बना रहे हैं या आप डैम्स बना रहे हैं तो आप नेचर के साथ लड़ रहे हैं। तो नेचर मतलब एक पहाड़ का बोझ होगा टनल के ऊपर, डैम में एक पूरा नदी का फोर्स होगा, तो फिर आपको कुछ स्पेशल टेस्ट प्रॉपर्टीज करना ज़रूरी है। तो अगर कस्टमर ऐसा है सीमेंट के पास तो सीमेंट को वो भी करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली LC3 इन कंडीशंस में और भी अच्छा परफॉर्म करती है, हार्श कंडीशंस में, क्योंकि उसमें क्ले होता है तो बारीकी पार्टिकल्स हो जाती हैं। तो वो मैं जो आपको बता रहा था कि पोरोसिटी की बात होती है, तो ये सीमेंट कंक्रीट के हिसाब से और भी अच्छा परफॉर्म करता है। तो डैम्स में, कोस्टल रीजन्स में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इसमें। तो अभी लेट्स से सप्लाई साइड में एक और क्वेश्चन है कि जितनी भी ये सब बड़ी कंपनीज हैं, अल्ट्राटेक, अदानी, JK, ये सब लोग मतलब मार्केट रेडी हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग LC3 और स्लैग सीमेंट? हमें एग्जैक्टली कुछ कंपनीज का पता है, क्योंकि उन कंपनीज ने डायरेक्टली हमारे साथ काम किया है। हालांकि कुछों का नाम हम बता नहीं सकते इस पॉडकास्ट में भी। हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, तो बट कुछ नाम तो हम बता ही सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि JK लक्ष्मी सीमेंट है। हम लोगों ने पब्लिक अनाउंसमेंट भी किया था कि तारा JK लक्ष्मी ने एक MOU साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है कि तारा JK लक्ष्मी के साथ काम करेगा LC3 प्रोड्यूस करने के लिए। ये चीज़ हमने एक न्यूज़ पब्लिकेशन, एक प्रेस रिलीज़ भी की थी। हमें बहुत अच्छे से पता है इंडिया के जितने भी टॉप कंपनीज हैं, 8 to 10 कंपनीज जो टॉप के हैं, उन्होंने LC3 का इंफॉर्मेशन ही नहीं बल्कि उसकी खुद की R&D, खुद की ट्रायल्स करके भी वो लोग, होमवर्क उनका रेडी है मोर और लेस। जहाँ कहीं भी छोटा मोटा का प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर क्लेज नहीं मिल रहा है या कोई क्वालिटी का कोई इशू है, पर्टिकुलर इशू है, फिर हम लोग उनको एज अ सर्विस उनको हेल्प करते हैं। बट हालांकि बस एक फर्स्ट मूवर की बात है कि जिस दिन से पहला LC3 बैग कमर्शियली प्रोड्यूस होने लग गया, फिर सीमेंट प्लांट्स में या सीमेंट कंपनीज में इनफ कैपेसिटी है, इनफ क्या कहते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स भी हैं कि वो इन्वेस्ट करके इस टेक्नोलॉजी को इन हाउस करेगी, इम्प्रूव करेगी। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरी लर्निंग है इस टेक्नोलॉजी में। हम लोग गए थे CII IGBC में, और वहाँ पे हमारे काफ़ी अच्छे मित्र हैं जो एडवाइज़र भी हैं वहाँ के, वो है किरण नायर सर, और मैं उनको काफ़ी इम्प्रेस हुआ था। उन्होंने हमें एक बात कही थी, उन्होंने कही थी कभी भी आप किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ कुछ ही कंपनीज को या एक पर्टिकुलर कंपनी को अगर आप केटर करने लग गए तो उस टेक्नोलॉजी का रिस्क जो है वो काफ़ी हाई हो जाता है। हमने पूछा क्यों? जाहिर सी बात है। तो ये सवाल हमारे पास भी बहुत बार आया था कि आप लोगों ने पेटेंट क्यों नहीं किया, आप लोग तो मतलब रेवेन्यू कमा सकते थे, ये कमा सकते थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बात में अगर आप गौर करें तो उन्होंने ये बताया, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। 1970s में कॉम्पोजिट सीमेंट करके एक बहुत अच्छा एक सीमेंट ब्लेंड भी BIS ने पास किया था, स्टैंडर्ड्स में पास किया था, कॉम्पोजिट सीमेंट। तो उनकी बातें हैं, मैं कुछ पैराफ्रेज कर रहा हूँ, कुछ फैक्ट्स इधर उधर हो सकते हैं, मगर उसके लिए माफ़ी। लेकिन जो वो बताना चाहते थे कि वो जो कॉम्पोजिट सीमेंट का जिसने पहला, एक कंपनी ने उस चीज़ को, उस टेक्नोलॉजी को बहुत स्पीड में लिया और दूसरी कंपनी ने उतना स्पीड नहीं लिया या उसने उसको उतना ज़्यादा भाव नहीं दिया, आप कह सकते हैं कि उसका एम्फेसिस नहीं दिया। जिस दिन इस कंपनी ने कॉम्पोजिट सीमेंट को एज अ प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में, अगले दिन इस कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट किया कि क्या आपके सीमेंट में मिलावट है। तो जिसका मतलब है कि ये कैपिटलिस्टिक मार्केट है, और पेप्सी कोका कोला के बीच में जैसे होता है या कोई भी दो कंपीटिंग एजेंसीज में होता है, टेक्नोलॉजी कभी कभी हार जाती है।
क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट गलत है, लेकिन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक ख़राब नाम आ जाता है। तो उन्होंने बताया कि आप टॉप 8 तो अल्ट्राटेक, जेके लक्ष्मी, श्री, जितने भी टॉप हैं उनको भी करिए, लेकिन आप रीजनल सीमेंट कंपनीज़ के साथ भी काम करें। तो तारा ने इस चीज़ का बहुत अच्छे से फोकस किया था कि हम नॉर्थ ईस्ट में जाएं और नॉर्थ ईस्ट की कंपनी जैसे बराक वैली, स्टार सीमेंट्स, छोटे-छोटे कंपनीज़ हैं, उनको भी हम LC3 के बारे में इंफॉर्मेशन दें। साउथ में हम गए, चेटीनाद, इंडिया सीमेंट, और मतलब हालांकि मीडियम टू स्मॉल हैं वो लोग, रीजनल मार्केट्स हैं उनके, डेक्कन सीमेंट है, ये है, पेन्ना सीमेंट था, तो सौराष्ट्र सीमेंट है वेस्ट में। तो इन सब सारी सीमेंट कंपनीज के साथ भी, ट्रम्बू सीमेंट है जम्मू कश्मीर में, इन सब सीमेंट कंपनीज को भी हमने LC3 के बारे में बताया। तो ऐसा नहीं था कि, हमारा इरादा ये नहीं था कि कुछ ही लोगों के बीच में रहे, क्योंकि हालांकि जो बड़ी कंपनी होगी वो टेक्नोलॉजी को अच्छे से R&D करेगी, बट एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि यू हैव टू बी एज डेमोक्रेटिक एज पॉसिबल, अदरवाइज आपको किसी और कारण के लिए आपकी टेक्नोलॉजी हार सकती है। तो उसकी कोई मतलब, हमें उसमें कोई रोल नहीं प्ले करना है, और इनफैक्ट जितना उन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दिया, इसीलिए आई थिंक दैट वाज अ बिग लर्निंग। No, it is very important. I totally agree with Mr. Nair as well. Because मुझे भी पर्सनली लगता है कि जब भी हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी बिना अडॉप्शन के तो वो ज़ीरो ही है। सो अगर वो अडॉप्शन होने के लिए हम लोग एडवोकेसी कर रहे हैं, तो राइट एडवोकेसी या राइट कम्युनिकेशन उतना ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जितना कि शायद टेक्नोलॉजी इटसेल्फ। बिल्कुल, तो वो वाला पार्ट बहुत ज़रूरी है। आज इस चीज़ का एविडेंस है, और शायद इसीलिए मतलब किसी भी सीमेंट कंपनी के साथ हम लोग काम करें, या LC3 को ही लेके अगर हम लोग जितना भी डिस्कशन कर रहे हैं, हम हमेशा सोचते हैं कि एंड टू एंड, मतलब एक लीनियर वे में हम काम नहीं कर सकते कि एक ही कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, वही पहले LC3 बना दे तो फिर पूरी मार्केट उसको कॉपी करेगी, ऐसा सही नहीं है। हम लोग चार ही दिशा से देखते हैं, कार्बन क्रेडिट भी देखना पड़ेगा, कंक्रीट भी देखना पड़ेगा, एप्लीकेशन देखना पड़ेगा। जैसे आपने बोला, अल्टरनेट फ्यूल अगर यूज़ कर सकते हैं क्लेस को कैल्साइन करने के लिए, तो और कोल की बचत हो जाएगी। 40% हम लोग अभी कह रहे हैं, अगर आप बायोमास से बनाएं कैल्साइन क्ले, तो वो शायद 40 से 50% भी एमिशंस बचा सकते हैं। तो इसमें और R&D करने की भी ज़रूरत है, ये रास्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ। नहीं, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल रास्ता चलाते रहिए। अभी एक तो है जैसे डिमांड साइड में हमने बातचीत काफ़ी की, सप्लाई साइड पे भी मुझे लगता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो आपने बताया कि हाँ, इंडस्ट्री को इस तरह से करना चाहिए, राइट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, और इस तरह का कंपटीशन जो है वो फेयर्स कंपटीशन होता है। बिकॉज एज यू मेंशन कि कंपनीज का अपना स्टेक लगा हुआ है, वो स्टेक जो है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी का एक हिस्सा है, जो कि उसको इस तरह से मे बी मिसकम्युनिकेट करने के लिए मतलब प्रेरित करता है या इंस्पायर करता है। तो मुझे लगता है उसमें कोई चैलेंज नहीं लगता है मुझे, कि ये होना ही होना है। मतलब एंड इंडस्ट्री मे बी आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव मेंशन्ड कि अगर टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटाइज हो जाए तो नथिंग लाइक इट। मुझे लगता है शायद इस तरह के कंपटीशन को आसानी से कम करना या ख़त्म करने का शायद एक सबसे बेहतर तरीका यही है, और मतलब इससे शायद एडॉप्शन रेट भी बढ़ जाएगा। एडॉप्शन जैसे बढ़ता है वो शायद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो डिमांड है वो स्टेबल हो जाए। मोस्ट ऑफ द केसेस में इफ़ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, तो डिमांड है, अभी वो क्रिएटेड डिमांड नहीं है। अभी आप डिमॉन्स्ट्रेशन या इस तरह की स्टेज पे हैं हम लोग, है ना? तो इस तरह के मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स अभी हैं आसपास। हाँ, बिल्कुल है। L&T जो कंपनी है, लार्सन एंड टुब्रो, इन्होंने हमें कहा है कि 50,000 टन LC3 अगर मिल जाए तो हम कुछ टेट्रापॉड्स बनाना चाहते हैं साउथ इंडिया में। टेट्रापॉड स्ट्रक्चर्स होते हैं, टेट्रापॉड्स होते हैं, जैसे कि मैं व्यूअर्स के लिए भी बता दूं, जैसे आपने मुंबई में मरीन ड्राइव में बहुत सारी मूवीज़ हमने देखी है जहाँ पे इंसान सोच पे पड़ा रहता है और समुद्र की तरफ देख रहा होता है, तो आपको ये स्ट्रक्चर्स दिखता है और ये वेव्स को रोकती है रोड को अफेक्ट करने के लिए। तो टेट्रापॉड्स वेव ब्रेकिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनको ज़रूरी से ज़रूरी बहुत बढ़िया कंक्रीट से बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ये नमकीन पानी के साथ झेलते हैं जो सी वाटर है। तो हमने IIT मद्रास, एक बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है हमारे कंट्री का, हमें बहुत गर्व होता है कि LC3 में भी IIT मद्रास के साथ हम लोगों ने काम किया है। यहाँ पे प्रोफेसर रविंद्र गेट्टू जी हैं, प्रोफेसर मनु संतनम जी हैं, और इनके साथ भी एक टीम है, पूरी क्रिकेट टीम जैसी एक टीम है, जो और उनके PhD स्कॉलर्स भी हैं। तो सब ने मिलके LC3 को बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रक्चर्स में
इन्होंने अपने रिसर्च में लाए थे। तो ये एक बहुत बड़ा लीवर रहता है टेक्नोलॉजी पे कि इंसान देखना चाहता है। आप सीमेंट और कंक्रीट की बात कर रहे हैं और सामने अगर आपने कोई बिल्डिंग नहीं बनाई है तो वो कोई विश्वास नहीं करेगा, जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल। तो एलएनटी ने इसका रिक्वायरमेंट किया था कि टेट्रापॉड अगर बनाया जाए तो किससे बनाया जाए। तो आईआईटी मद्रास ने कहा कि LC2 से बनाओ आप, LC3 से बनाओ आप। तो एक LC3 से जो टेट्रापॉड बना हुआ है वो अभी भी कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसकी कंस्ट्रक्शन एलएनटी कर रही है, उस पे हम लोगों ने उसका डेमोन्स्ट्रेट किया। और उस कंक्रीट की सर्विस लाइफ कहा जाती है कि अराउंड 100 to 1000 टाइम्स बेटर देन OPC एंड PPC, जस्ट बिकॉज उसमें क्ले है और उसमें लाइमस्टोन भी है, उसमें क्लिंकर भी है, और जो रिएक्शन होता है वो पानी को अंदर आने में बहुत मुश्किल कर देता है। वाटरप्रूफिंग टाइप का क्योंकि नॉर्मली अगर कोई भी सीमेंट या कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी अफेक्ट तभी होती है जब उसके अंदर एयर या वाटर इंग्रेस करता है और जगह मिलती है उसको घुसने के लिए, और यहाँ पे जगह ही नहीं मिल रही है। पैकिंग बहुत अच्छी है, LC3 की माइक्रो स्ट्रक्चर काफी डेंस हो जाती है। तो हालांकि ये पता नहीं था, बट आईआईटी मद्रास की सुपीरियर नॉलेज और एप्लीकेशन नॉलेज, आई वुड से, मगर पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए तो आसान रहता है। आसानी रहता है। एंड देन मे बी आई थिंक सम मेजर प्लेयर, यू मेंशन एलएनटी और टाटा, ये लोग अगर आगे आ जाए तो अपने आप ही, मतलब महिंद्रा लाइफ स्पेस बिगर ब्रदर, मे बी आई थिंक द बिग ब्रदर इज अडॉप्टिंग, तो मुझे लगता है कि लोग फिर कोई रिस्क उनको लगता नहीं है, रिस्क कम होता रहता है, रिस्क कम होता रहता है। महिंद्रा लाइफ स्पेस ने कहा है कि LC3 के बारे में अगर कुछ है तो आप हमें बताइए। तो हम मुर्गी और अंडे के बीच में है कि महिंद्रा लाइफ स्पेस को अगर सीमेंट चाहिए तो कहाँ से चाहिए होगा, कौन सी सीमेंट कंपनी दे सकती है। LNT को चाहिए होगा तो कहाँ से चाहिए होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक रिक्वायरमेंट है तो वो कहाँ से दे सकते हैं। तो यही सब है। अब इसमें जैसे डिमांड साइड में आपने बताया कि जब हम लोग प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं तो फिर भी यू हैव टेकन सम नेम्स। गवर्नमेंट सेक्टर में किसी का नाम आपने अभी तक नहीं लिया एक्सेप्ट एयरपोर्ट। तो इस वाले सेक्टर में जैसे हम लोग पॉलिसीज की बात करते हैं, थोड़ा सा ना डिस्कशन थोड़ा सा मूव करते हैं डिमांड में भी, पर्टिकुलरली फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, पॉलिसीज इन्फ्लुएंस कैसे कर सकती हैं इसकी डिमांड, या कोई ऐसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो कि मतलब बहुत यूज़ कर रही है, फॉर एग्जांपल CPWD है, या हाउसिंग फॉर ऑल पार्ट से अगर देखें जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना में जो 12 मिलियन हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं, उनमें से कुछ बन चुके हैं, वेदर दे हैव अडॉप्टेड सच न्यूअर टेक्नोलॉजीज। हालांकि उन्होंने ऑलरेडी लाइट हाउस प्रोजेक्ट करके उन्होंने नई टेक्नोलॉजीज यूज़ की है, बट not particularly with respect to the cement, but there are other technologies they have used. But अगर पॉलिसी में एक और बात करें, जैसे अगर पब्लिक प्रोक्योरमेंट मॉडल में आ जाएं ऐसी चीजें, फॉर एग्जांपल अगर रेलवे अडॉप्ट करना शुरू कर दे, CPWD कर ले, या अगर PWD कर ले, तो इस तरह का जो प्रोसेस है लेट्स से, तो ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट, उसके बारे में व्हाट इज the initiative that has been taken, क्या स्टेटस है as of now? पब्लिक प्रोक्योरमेंट में लाना इज अ प्रायोरिटी। LC3 हो या कोई भी ग्रीन सीमेंट हो या कोई भी मटेरियल आप इस सेक्टर पे ला रहे हैं, पब्लिक प्रोक्योरमेंट इज अ प्रायोरिटी, नंबर 1 प्रायोरिटी। जैसे आपने उसको टच किया, क्योंकि वो जो आपने कहा ना, बड़ा भाई कर रहा है तो मैं करूंगा, तो गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर, है ना, बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर। आज के दिन में अगर गवर्नमेंट करती है तो we know that there are certain technologies, initiatives which has been really accepted very well by the public because the government has been leading it. अगर आपको स्केल चाहिए तो गवर्नमेंट से बड़ा कोई स्केल है नहीं। इसीलिए आपने जो कहा उस चीज की इनिशिएटिव्स में हम दो रास्ते हमने अपनाए हैं। एक रास्ता है कि हमें स्टेक होल्डर का एक कोalition बनाना जरूरी है कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो इस इंडस्ट्री को या एक ग्रीन सीमेंट को वैलिडेट करता है, इनफैक्ट उसको प्रोपेगेट करता है। तो जैसे हमें पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो MOFCC हैं, वो इस चीज़ पे बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे कि अगर इंडस्ट्री कार्बन एमिशंस को कम कर पा रही है, सीमेंट सेक्टर से कार्बन एमिशंस कम हो पा रही है। मिनिस्ट्री जो हाईवे अथॉरिटीज़ हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री भी हैं और ट्रेड भी है, वो ये भी चाहेगी कि अगर हम इंडिया ग्रीन सीमेंट एक्सपोर्ट करने लग गया तो शायद हमारी जो कंट्री का पोजीशन है, ट्रेड का पोजीशन है, GDP जो भी आप कहें, जो भी पैरामीटर्स ले लें, वो इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर ऑब्वियसली बात है कि जैसे आपने टच किया, प्रधानमंत्री आवास योजना और अफोर्डेबल हाउसिंग के
जितने भी स्कीम्स हैं उसमें अगर उनके जो शेड्यूल ऑफ रेट्स हैं, SOR जो है PWD CPWD का भी, उसके अंदर अगर LC3 का मेंशन हो, इसके लिए हम लोग कुछ एजेंसीज के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं उड़ीसा में और मुंबई में। इनफैक्ट विद द हेल्प ऑफ BMTPC हम लोगों ने इसका प्रस्ताव रखा है। इनफैक्ट हम लोग स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाने की प्लान है इस साल। देखिए LC3 के हिसाब से देखा जाए तो अगेन 2023 में स्टैंडर्ड्स आया था, तो हमने 2024 पे ये काम शुरू किया था और हम 2025 के फरवरी में अभी। तो दिस वाज ऑलवेज इन द मैप, रोड मैप, दैट द पॉलिसी मेकर्स हैव टू बी ऑन द सेम टेबल। और ये सारी जो बेनिफिट्स है उनको हमें कंपाउंड करनी पड़ेगी, क्या ना, ऐड करनी पड़ेगी। एंड कुछ प्रोज निकलेंगे, कुछ कॉन्स भी निकलेंगे। तो और इंडस्ट्री भी रहेगा इसमें, इस कोalition में। तो इसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल में हम लोग इस टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाना चाहते हैं। एंड इससे यही बेनिफिट होगा कि जो पब्लिक की जो रिक्वायरमेंट है वो भी मीट हो, जो कि कार्बन एमिशंस बचाना एक पब्लिक प्रायोरिटी है। प्रोजेक्ट्स को एक्सपोर्ट करना, इकोनॉमिक बेनिफिट करना इंडिया का, वो एक पब्लिक बेनिफिट है। और प्राइवेट को बेनिफिट यही, जैसे हम लोग पहले कह रहे थे, इंसेंटिव्स होना, टैक्स में कुछ रिबेट रहना, या कुछ वेवर्स होना, या प्रेफरेंशियल प्रोक्योरमेंट रहना LC3 के लिए कि 2%, 10%, 2%, 5% जो भी है। अगर कोई LC3 से कोई हाउसिंग बना रहा है, अफोर्डेबल हाउसिंग बना रहा है, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, उसको इंसेंटिव देना। इन सब पे चर्चा की जाएगी, इन सब पे पॉलिसी चेंजेस की जाएंगी। यहाँ तक कि हम लोग जैसे कह रहे थे, ये तो डिमांड साइड पे हो गया, सप्लाई साइड पे हम लोगों ने इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस से भी बात की है कि अगर क्लेस को इतना यूज किया जाएगा इस सीमेंट में, तो क्या हम क्लेस की रेवेन्यू और जो क्लेस की जो माइनिंग की रॉयल्टी है वो भी स्टेट गवर्नमेंट उससे बेनिफिट हो सकता है। नहीं, फिर स्टेट गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ हमें इस चीज पे हेल्प करेगी। तो इंडस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन के ऊपर। तो ये सॉइल माइनिंग या अर्थ माइनिंग तो ऑलरेडी है ना, मतलब ऐसे बिल्कुल है। तो आज तक क्ले यूज की गई है कॉस्मेटिक्स में, राइट, क्ले यूज की गई है टाइल्स में, आपके कजारिया सोमानी जो टाइल्स बनाते हैं वो, आपको क्ले यूज की गई है बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज और कॉस्मेटिक्स में, पेपर्स में, पेंट्स में। तो उसकी एप्लीकेशंस जो है वो जितना वेट ऑफ क्ले या जितना वॉल्यूम ऑफ क्ले यूज किया है वो बहुत मिनिस्क्यूल है। तो उससे ये जो सारी इंडस्ट्रीज बता रहा हूँ, ये सारी मिला के भी 2 सीमेंट प्लांट के बराबर सप्लाई होगी। अब जब सीमेंट उसको यूज करने लगेगा तो उसकी वॉल्यूम्स काफी हाई होंगी। तो ये मैं जिस इंडस्ट्री की बात कर रहा था, शायद कुल मिला के 2 मिलियन टन, 3 मिलियन टन की बात हो रही है, या 5 मिलियन टन की बात हो रही है, क्ले की बात हो रही है। अब जो क्ले यूज होने वाला होगा वो नॉट ओनली कमर्शियल ग्रेड क्ले, इट इज गोइंग टू बी द नॉन कमर्शियल ग्रेड क्ले, ऐसे क्ले जो रिजेक्ट्स में पड़े हुए हैं। तो इससे क्या होगा, माइनिंग डिपार्टमेंट्स भी बहुत इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उनसे रेवेन्यू आएगा, रॉयल्टी होगा। DPIT भी इंटरेस्टेड होंगे, बिल्कुल। तो दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट, जैसे आपने बोला रिजेक्ट लाइमस्टोन भी यूज पा रहे हैं 15%। तो अलग अलग रिसोर्सेज को यूज मिलेगा, सर्कुलर इकोनॉमी बेनिफिट करेगा। देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स टू इट कि मतलब आई थिंक अभी हम लोग एक कॉन्वर्सेशन के अंदर मैप भी नहीं कर सकते, लेकिन ये सारी चीज़ें टेबल पे आएंगी और ज़रूर प्रस्ताव किया जाएगा। कुछ मंत्रियों को हम लोगों ने अप्रोच भी किया था, एंड आई होप बाय द एंड ऑफ दिस ईयर we will have their views, their opinions on it. I think state government, central government, both will be interested. इसमें कोई हमें एविडेंट लूजर्स नहीं दिखता, या हमें कोई बैरियर्स ऐसा नहीं दिखता। और है भी तो जिस तरीके से स्टैंडर्ड्स को देखा गया था, उस तरीके से एक प्रोसेस ये भी किया जाएगा। मतलब मुझे भी लगता है कोई ऐसा नुकसान नहीं है, जो मटेरियल्स हैं वो डोमेस्टिक हैं, सप्लाई साइड में ऑफ द इनपुट मटेरियल कोई ऐसा चैलेंज नहीं है, ना कहीं इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो हर्ट ना करे, सीमेंट बिजनेस को हर्ट ना करे। सीमेंट बहुत ही, जैसे मैंने आपको बताया, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स को भी बेनिफिट्स मिले कुछ। तो एक और इसमें जैसे आपने एक और चीज मेंशन की, इफ वी हैव अ सच मे बी लो कार्बन सीमेंट अवेलेबल बेस्ड ऑन लेट्स से LC3 और मे बी व्हाटएवर और एनी अदर, तो इसमें जो एक्सपोर्ट कंपोनेंट है उसका भी हमने मैपिंग किया है क्या, कि व्हाट आर द, लेट्स से सीबैम में हो गया, या इस तरह का कुछ ऐसा स्पेसिफिक बेंचमार्क डिफाइंड किया है विच दिस पर्टिकुलर सीमेंट कैन मैच टू दैट ग्लोबल बेंचमार्क, ताकि एक्सपोर्ट आसान हो जाए। इसमें हम लोगों ने, इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, इस बात को सारी कंट्रीज जानती भी हैं। इनफैक्ट आज के दिन में हमारी सीमेंट कुछ हद तक बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में क्लिंकर नहीं है क्योंकि लाइमस्टोन नहीं है,
श्रीलंका जाती है, एक्सपोर्ट करते हैं। और मैंने जैसे बताया आपको, अफ्रीका में भी कुछ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं। मिडिल ईस्ट में पहले हुआ करता था, अभी ज़रूरत नहीं पड़ता है, बिकॉज अभी मिडिल ईस्ट की सीमेंट कंपनीज भी काफ़ी डेवलप हो चुकी हैं। LC3 क्योंकि 50% क्लिंकर कंपोनेंट सीमेंट है, तो वो जितना भी कोई भी कंट्री इंपोर्ट करता था क्लिंकर, उसको तो वो 50% पे भी ला सकता है। दूसरी बात है, जितना क्लिंकर कॉस्ट है इन देशों में, क्योंकि इतनी सारी बड़ी ट्रेड की कॉस्ट ऐड हो जाती है, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट ऐड हो जाती है, तो कुछ देशों में देखा गया है, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में, जो हम जिस कॉस्ट पे क्लिंकर बनाते हैं वो 3 दुगना कॉस्ट वो क्लिंकर बना रहे हैं उस पे। मतलब उनकी जो क्लिंकर कॉस्ट पड़ती है, लैंडिंग कॉस्ट जो पड़ती है, वो 3 टाइम्स पड़ती है। तो जितनी भी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, दे हैव स्टार्टेड लुकिंग एट द कार्बन कंटेंट। अभी इस स्टेज में काफ़ी अर्ली होगा बोलना। कुछ सीमेंट कंपनीज जो पोर्ट सिटीज़ के आसपास है, उन्होंने देखा है ज़रूर, क्योंकि उनके ऑलरेडी मार्केट है एक्सपोर्ट में। जो इनलैंड प्लांट्स हैं, वो हालांकि क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट काफ़ी महंगा ही है, तो उन लोगों ने एक्सपोर्ट के बारे में उतना नहीं जैसे मैंने कहा, इंडिया की मार्केट इतनी अच्छी है कि वो खुद ही कंज्यूम कर जाती है जितना प्रोड्यूस करती है, तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल उतना नहीं है। मगर आगे जाके ग्रीन सीमेंट के नाम पे ज़रूर जिन कंट्रीज में LC3 का पोटेंशियल नहीं है, वो इसको इंपोर्ट करना चाहेगा ज़रूर। तो ऐसी चीज़ें हम लोग स्ट्रेटेजिकली हम देख सकते हैं। और स्पेसिफिकली लेट्स से एनी कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, you mentioned Odisha, but there is any specific government organization, central government initiative, PSU, who have also taken up the initiative and maybe कुछ ऐसा उन्होंने भी आगे अपने पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का हिस्सा बनाना शुरू किया है? मतलब बातचीत हो रही है। अभी हमारे पास कुछ कॉन्क्रीट है नहीं। आपको यहाँ पे अगेन 2025 में हम लोग बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी विल डेफिनेटली हैव समथिंग टू शो, बट नथिंग एज ऑफ नाउ टू शो ऑन पेपर कि उनके पब्लिक प्रोक्योरमेंट में आ गया है, SOR में आ गया। बट बातचीत बिल्कुल शुरू की है उन लोगों ने, क्योंकि वो लोग उनको भी आइडिया हो चुका है कि अगर हम सीमेंट को LC3 करेंगे तो ये बेनिफिट है, या कोई सीमेंट का वो। इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ किसी और कॉन्टेक्स्ट पे, वो है फ्लाई ऐश ब्रिक्स। अगर हम देखें उड़ीसा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, उड़ीसा में आज के दिन पे रेड क्ले ब्रिक्स, जिसको लाल ईटा कहा जाता है, उसका प्रोडक्शन ही बैंड है। तो अगर आप उड़ीसा जाएं तो आपको सिर्फ फ्लाई ऐश ब्रिक्स का मार्केट काफ़ी अच्छा, ये 10-15 साल पहले ऐसा था नहीं। 15-20 साल पहले वहाँ पे लाल ईंटें बनती थी, भट्टे बनते थे, भट्टों पे जैसे लाल ईंट बनते हैं वो। आज के दिन पे बिहार में देखा जाए तो वो फ्लाई ऐश ब्रिक का जो इनिशिएटिव है, वो डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने इसको शुरू भी किया है। और 10 साल पहले 5 फ्लाई ऐश ब्रिक के एंटरप्राइजेस भी नहीं थे, और आज कुछ 600-650 के आसपास फ्लाई ऐश ब्रिक एंटरप्राइजेस भी शुरू हुई हैं बिहार में। 600। और जब यानी कि जो आपका पटना में बहुत ही फेमस अभी एक म्यूजियम बनाया गया था, प्लांट था, वो फ्लाई ऐश ब्रिक से बना है। अच्छा। तो इसीलिए पब्लिक ने, गवर्नमेंट ने लाल ईंट के जगह पे फ्लाई ऐश ब्रिक को चूज किया। तो वो भी एक पॉलिसी का ही इंटरवेंशन था, डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स का। और जिस तरीके से रेड क्ले ब्रिक्स को हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया, रिप्लेस नहीं, क्योंकि रेड क्ले ब्रिक्स का भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाएगा। फिर से वही बात है कि जितनी ब्रिक्स की डिमांड है उतना फ्लाई ऐश ब्रिक्स भी डिमांड नहीं पूरा नहीं कर सकती, उतना फ्लाई ऐश नहीं है। और इसी कारण पे एक LC3 पे भी एक बात मैं आपको नोट करना चाहता हूँ, क्योंकि फ्लाई ऐश आज के दिन में PPC में भी जाता है और ब्रिक्स में भी जाता है, इसलिए फ्लाई ऐश आज के दिन पे वेस्ट नहीं रहा। फ्लाई ऐश की भी कीमत काफ़ी बढ़ गई है। तो LC3 का इकोनॉमिकल बेनिफिट्स उतना ही अच्छा रहता रहेगा जितना फ्लाई ऐश का कॉस्ट बढ़ता रहेगा। तो जैसे जैसे फ्लाई ऐश का कॉस्ट बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे LC3 विल ऑल्सो बिकम वेरी इकोनॉमिकली वायबल। खैर वो बात मैं फ्लाई ऐश ब्रिक्स से कर रहा था, लेकिन ब्रिक्स की भी एक फ्लाई ऐश NTPC से फ्लाई ऐश लेने का एक रिक्विजिशन है, प्रोसेस है, और उसमें बेसिकली आपको भट्टा नहीं चाहिए। फ्लाई ऐश ब्रिक्स में आप सीमेंट फ्लाई ऐश और सैंड से आप उसको बना देते हैं, फ्लाई ऐश ब्रिक जिससे बनता है। तो उसमें आपको कोई कोयले या कोई फायरिंग की प्रोसेस नहीं चाहिए होती है। तो इट्स अ लोअर कार्बन ब्रिक इन अ वे। तो धीरे धीरे OPC को बनाना मुश्किल करना पड़ेगा, क्योंकि OPC आसान चीज़ है, लेकिन OPC से पोल्यूशन काफ़ी जनरेट होती है। जैसे हम बात कर रहे थे 800 kgs पर टन ऑफ सीमेंट। तो LC3 और स्लैग सीमेंट और या कोई और सीमेंट, जियोपॉलीमर्स की बात करती है दुनिया, तो इन सब को धीरे धीरे जगह मिलेगी। तो एक और लेट्स से द इन्फ्लुएंसर दैट कम्स टू माय माइंड, बिल्डिंग सेक्टर का आपने नाम लिया, तो हम लोग ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन है, IGBC, LEED, गृहा, ऑल दीज रेटिंग सिस्टम्स,
देन देर आर मटेरियल बेस्ड सर्टिफिकेशन ऑल्सो, जैसे ग्रीन प्रो है हो गया, या अब EPD इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट डिस्क्लोजर सर्टिफिकेट्स भी मांगने लगे हैं। तो ये सब मटेरियल लेवल पे, अगर हम सीमेंट यूज कर रहे हैं तो ग्रीन प्रो सर्टिफाइड अगर सीमेंट है तो, या इको लेबल है तो, या स्पेसिफिक EPD सर्टिफिकेशन है, तो दे ऑल्सो गिव सम इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजिंग मोर फॉर द लो कार्बन सीमेंट, या अभी दिखा नहीं है इतना ज़्यादा? मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ आ जाते हैं कम्युनिटी पे जिसको हम कहते हैं आर्किटेक्ट इंजीनियर्स एंड आई थिंक AEC कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स, AEC कम्युनिटी को हम लोग कहते हैं। ये जो ऑडियंस है या ये जो कम्युनिटी है AEC, ये बेसिकली वो किस तरीके से मटेरियल्स को हम एक डिज़ाइन एलिमेंट को देखते हुए, या हम उसकी इकोनॉमिक्स देखते हुए, और हम उसकी ऑफ कोर्स ड्यूरेबिलिटी वगैरह, इंजीनियर्स का काम ही यही है, और इसकी कंस्ट्रक्शन टाइम, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन मेथड, इन सबको देखते हुए हम लोग इन पॉलिसीज़ को बनाए हैं और इन सर्टिफिकेशंस को प्रोड्यूस किया है। बल्कि ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग ही उस तरीके से बनाया गया था। तो IGBC हो या गृहा हो, इन रेटिंग्स का पर्पस बहुत ही अहम है। आई थिंक आज के दिन में कंज्यूमर को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आप देखें इनका जो पर्कुलेशन है रेटिंग्स का और सर्टिफिकेट्स का, ये गांव में तो है नहीं और पेरी अर्बन एरियाज में भी नहीं है। आज के दिन में भी अगर मैं कहूँ, दिल्ली में भी, दिल्ली जैसे शहर में भी अगर कोई नॉर्मल हाउस बना रहा है तो क्या वो IGBC का रेटिंग देख रहा है या ग्रीन प्रो का रेटिंग देख रहा है? मुझे नहीं लगता उतना इम्पोर्टेंस रहता है। इसकी इम्पोर्टेंस तब रह जाती है जब आप कमर्शियल कुछ बिल्डिंग बना रहे हैं या कमर्शियल कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसका कोई ESG रेटिंग से कनेक्टेड है और वो इस इकोसिस्टम का हिस्सा है, तब रेटिंग्स उनको बेनिफिट करता है। रेटिंग्स उनको कभी बेनिफिट मुझे नहीं लगता करता है अगर मैं किसी पर्सनल रीज़न की वजह से मैं अपना घर बना रहा हूँ और सदियों से मैं घर बनाते आया हूँ, मुझे किसी सर्टिफिकेशन या मुझे किसी रेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी के लिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा, नहीं। लेकिन कुछ बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स या क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं तो उसके लिए ज़रूर रेटिंग्स और सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन को दिखाता है, वैलिडेशन करता है उन चीज़ों का, एंड ऑफ कोर्स इंश्योर करता है कि कोई इन्फीरियर क्वालिटी या कोई इन्फीरियर ग्रेड या ग्रीन वॉशिंग जिसको हम कहते हैं कि ऐसे ही कोई ग्रीन प्रोडक्ट को बताने के लिए बता के कर रहा है, तो इन सब रेटिंग्स की ज़रूरत तब पड़ती है। लेकिन अगेन 60-70% आपकी हाउसिंग सेक्टर पे सीमेंट एंड कंक्रीट का डिमांड है। आई थिंक रेटिंग्स तभी रेलेवेंट रहती हैं जब वो एक प्रोजेक्ट या उस इकोसिस्टम का पार्ट हो और उन फॉर्मल सेक्टर पे हो। मतलब अगर कहें तो फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर, अगर मैं वर्ड यूज़ कर पाऊँ तो फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर है। तो जो टेक्नोलॉजी हम लोग लेके आगे आना चाहते हैं, हमें ज़रूरत पड़ेगी IGBC, गृहा रेटिंग्स, इन सब से बात करने का, इन सब से स्टेक होल्डर करने का, मगर वो भी इस चीज़ को आई थिंक डिनाई नहीं कर पाएंगे कि जो उनका पर्कुलेशन है या जो उसकी ऑडियंस है वो फॉर्मल सेक्टर पे है। इनफॉर्मल सेक्टर की जो बिल्डिंग रिक्वायरमेंट है और जो हाउसिंग का डिमांड मैं कह रहा हूँ आपको आगे, अगर सर्टिफिकेशन हो तो नथिंग लाइक इट, रेटिंग्स हो तो नथिंग लाइक इट। तो हम लोग सर्टिफिकेशन और रेटिंग के ऊपर भी काम करेंगे, LC3 हो या कोई और फ्लाई ऐश ब्रिक हो या कोई और भी टेक्नोलॉजी हो, तो उसके बिकॉज वी हैव टू सैटिस्फाई दैट कस्टमर ऑल्सो एंड दिस इज ऑल्सो अनदर कस्टमर। बट अगर हम शेयर देखें तो वो कस्टमर और क्लाइंट बेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी फेयर पॉइंट। जैसे मुझे एक पॉइंट जैसे मुझे याद आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यू मेंशन BMTPC, तो BMTPC प्राइमरली देखा जाए तो रिसर्च बॉडी या काउंसिल है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, महुआ का, और महुआ के कुछ इनिशिएटिव हैं फॉर द बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन के लिए, है ना, तो जिसे हम लोग BLC कहते हैं। तो BLC में बहुत सारे इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सपोर्टेड हैं, एक कुछ सब्सिडी सेंटर से आती है, कुछ सब्सिडी स्टेट से मिल रही है, एंड देन financial institutions, they also put in the money, correct, put in the money in the form of a loan to the maybe the beneficiary, है ना। तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें मुझे लगता है कि अगर एक बार, क्योंकि अगर वो आम जनता समझ जाए कि हाँ ये है, मुझे लगता है कि जो विनेबिलिटी है फॉर द प्रोडक्ट अडॉप्शन शायद वहीं पा जाती है। द कंज्यूमर स्टार्ट आस्किंग अबाउट द प्रोडक्ट, है ना, चाहे वो ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो, वो सस्ता हो जाए तो नथिंग लाइक इट।
अनुराग, आई थिंक मैं आपसे एक चीज़ सीखता हूँ इस चीज़ में, क्योंकि जैसे आपने मेंशन किया, हालांकि इट स्लिप्ड माय माइंड, अगर हम फाइनेंसिंग में इसकी बेनिफिट ले आए तो वो एक बेनिफिट है जो एंड यूज़र आइडेंटिफाई करता है। तो अगर मैं होम लोन ले रहा हूँ टू बिल्ड माय हाउस, एंड होम लोन की परसेंटेज मेरी 0.5 या 0.25 होगी, जो कि बहुत काफ़ी वैल्यू है, उस पे भी अगर इफेक्ट आ जाए बिकॉज आई एम मेकिंग अ ग्रीन बिल्डिंग, तो आपने एकदम निशाने पे बात की है कि देन इट विल बी, देन मैं उस सर्टिफिकेट और उस रेटिंग की कदर करूंगा और मैं पूरे प्रोसेस को रेस्पेक्ट करूंगा जो फॉर्मल सेक्टर जिस चीज़ को एस्पायर कर रहा है। You actually mentioned the right point that we are raising some funds for constructing our own office building, and then of the SIDBI is asking कि आप कौन सी रेटिंग उसमें कर रहे हैं, मटेरियल कौन सी यूज कर रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी है, तो इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशन हैज आस्क्ड सच थिंग्स, और हमारे लिए वो फंडामेंटल है, बिकॉज अगर पैसा वहां से आ रहा है तो फिर वो हमें करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक इस केस में काफ़ी रेलेवेंस है, एंड उस पर्पस के लिए डेफिनेटली हमारे टेक्नोलॉजीज को सर्टिफिकेशंस होना, वैलिडेशंस होना ज़रूरी है, और हम करेंगे भी इसमें। इफ़ देयर इज़ अ डिमांड, अगेन लाइक आई सेड, अगर हमारी भी डिमांड, टेक्नोलॉजी की भी डिमांड ऐसी है तो हमें भी तो सप्लाई करनी पड़ेगी उस तरीके से, तो विल एस्पायर टू डू दैट। वेरी नाइस, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला है, मुझे लगता है कि मुझे आपसे सेम हियर, सेम हियर। मुझे लगता है कि बस लास्ट राउंड व्हिच इज वी कॉल एज ए रैपिड फायर राउंड। अच्छा, तो इस राउंड में बेसिकली देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस, यू जस्ट मे बी रिस्पॉन्ड एज क्विकली एज पॉसिबल। अच्छा, तो मुझे लगता है कि पहला क्वेश्चन ये है कि इफ नॉट द जियोलॉजिस्ट or working in this cement specific area, what would have been the alternative career path for you? शायद मैं राइटर होता, बिकॉज मुझे किताबों का बहुत शौक है। बचपन से मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं जो मेरे को इन्फ्लुएंस की है। शायद मैं कोशिश करता, हाँ, बट पता नहीं, मैं 50% श्योरिटी पे बता रहा हूँ। तो अगर आपको एक बार कॉफी पीने का मौका मिले विद सम हिस्टोरिकल फिगर, पर्टिकुलरली इन द साइंस एंड द हिस्टोरिक मे बी डोमेन, तो वो कौन ऐसा महानुभाव होगा या लेडी होगी? मुझे एल्बर्ट आइंस्टाइन काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे फिगर थे कि रूल्स नहीं मानते थे, ऐसा, और कुछ और एक्सेंट्रिक थे, और कुछ नया करने का एक जोश जो था वो मैंने पढ़ा है उनके पेपर्स में भी पढ़ा है, किताबों में भी पढ़ा है। मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है, और वो जिस स्थिति में थे, जो मतलब जर्मनी और यूरोप जिस कंडीशन में था उस टाइम पे, तो मुझे वो बहुत इंस्पायर करते हैं। तो आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन। Very nice. And what is the latest sustainability habit that you have adopted for yourself? हम लोग प्लास्टिक डेफिनेटली अवॉइड करते हैं। आई थिंक एज अ फैमिली, एज अ इंडिविजुअल, आई हैव कॉन्शियसली मेड श्योर दैट ब्रोशर्स की भी पैकेजिंग प्लास्टिक में आती थी ऑफिस में, वो मना करना। हमारी ग्लासेस होती थी प्लास्टिक में, इवेंट्स होते थे बिस्लरी बॉटल्स पे, मिनरल बॉटल्स पे। MSW में म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है, मैं कुछ लैंडफिल्स में मैंने विजिट किया था। अच्छा। और मुझे वहाँ पे सिर्फ प्लास्टिक इतना ज़्यादा दिखा, और मुझे इतना वो दिखा कि मैं उसका एक सोर्स मानता हूँ अपने आप को, तो आई डिसाइडेड टू गो प्लास्टिक फ्री। एब्सोल्युटली। मान लो एक सिचुएशन है, यू वर्क थ्रू आउट द डे, सीमेंट एंड इस सब एरिया में बहुत भारी सब सब्जेक्ट्स हैं, तो व्हाट इज द मे बी आई थिंक गो टू स्ट्रेस बस्टर प्रोसेस फॉर यू? मैं कंप्यूटर में गेम्स खेलता हूँ अनुराग। अच्छा। तो मैं एक्चुअली, मेरे अंदर का जो बचपन का एक फैंसी है, थैंक्स टू माय फादर, जबकि हम मिडिल क्लास फैमिली में ही थे, लेकिन एक कंप्यूटर उन्होंने बहुत पहले हमारे घर पे ले आए थे, उनकी बिजनेस में कुछ ज़रूरत थी। तो उस चीज़ में मैं था कि पापा काम करते थे सुबह, तो मैं शाम को उसमें गेम्स खेलता था। तो वो हैबिट मेरी कहीं ना कहीं रह गई है, और आई वुड डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू इट। हालांकि इतना टाइम नहीं मिलता खेलने का, but that is my childhood memory and something that I would definitely go for stress busters. एक लास्ट और मेरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको अपना घर बनाना हो और यू हैव द लिबर्टी और फ्लेक्सिबिलिटी टू बिल्ड योर हाउस एनीवेयर, जस्ट थिंक अबाउट एनी प्लेस, तो फिर वो अपना लो सीमेंट या लो कार्बन सीमेंट वाला जो घर है वो कहाँ बनाना चाहेंगे? मैं जापान में बनाना चाहूँगा। मुझे जापान के देश में, जापान के लोगों में, जापान की कल्चर और जापान की स्टोरी मेरे को बहुत इंस्पायर की है। तो वो एक शहर है जहाँ पे मुझे लगता है लोग लोगों का रिस्पेक्ट काफ़ी करते हैं। तो अगर कहीं रहना है, इंडिया नहीं तो, क्योंकि इंडिया में ही रहना चाहता हूँ मैं,
इसीलिए मैंने आपको कहा कि शायद मेरे को कोई और देश बोलना पड़ेगा, बट जापान डेफिनेटली। एंड आई थिंक वहाँ की जो कल्चर है और वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी और कल्चर का जो मेल है ना, वो काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को। अरे तो वाह, आई थिंक आई टोटली एग्री। मुझे लगता है कि बहुत अगर ही अलग तरीके की कम्युनिटी है, अलग तरीके की कम्युनिटी है और दुनिया अपने अलग तरीके से जीते भी अलग हैं। जीते हैं, और जापान अपने तरीके से, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद जिस तरीके से देश का हालत था और जिस तरीके से वापस आए हैं, वो एक सोसाइटी की काबिलियत है कि दे हैव बिकम द डेवलप्ड कंट्री सो फास्ट। एंड यू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजीज, पैनासोनिक हो या मित्सुबिशी हो या जो भी, मतलब जितने भी जापानीज कंपनीज हैं, सुजुकी हो। लास्ट क्वेश्चन एक और है कि अगर लेट्स से you have your low carbon cement manufacturing plant and then you have to name your brand of your cement, then what would be the name of your brand? भगवान ना करे मैं कभी LC3 बनाऊं। मैं हेल्प करना चाहता हूं लोगों को LC3 बनाने में, क्योंकि मुझे जब भी जितने भी सीमेंट प्लांट में आप जाओगे, आप 2-3 दिन बाद देखोगे कि एक ही चीज़ हो रहा है, तो अब ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा मुझे। बट ऑब्वियसली दे आर बिल्डिंग द नेशन, हैट्स ऑफ टू देम। अगर बनाना चाहते हैं तो हम लोगों ने काफ़ी नाम्स भी सोचे थे, क्योंकि हम लोग ऐसे जोक्स भी करते हैं, तो कोई नाम ऐसे आ नहीं रहा बट दिमाग में, बट ग्रीन कुछ एक ऐसा कुछ होना चाहिए। डेफिनेटली दैट वर्ड ग्रीन विल बी देयर, क्योंकि मार्केट को अच्छा लगना चाहिए। और सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन उसको कहाँ से ला सकते हैं, तो सस्टेन ग्रीन सीमेंट या ग्रीन सस्टेन सीमेंट, समथिंग लाइक दैट इट शुड कम आउट। बट यही है। Perfect. Thank you so much, Dr. Debojyoti Basuroy. Thank you, Anurag. Debo, thank you so much. I think it's one of the very maybe interesting and enriching discussions with you. और मुझे लगता है कि same here, Anurag. जो LC3 है या लो कार्बन सीमेंट है, इसका we also have belief that this will have immense potential. और अपने आप में ही मुझे लगता है कि next 5 to 10 years this market will grow like anything. But thank you so much for all your experiences and knowledge sharing sessions with us. Thank you so much, everyone. Thank you.